बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों का जो टेस्ट है वो मतलब उसी तरह का ही रिजल्ट है जिस तरह का जो है एफसीपीएस वालों का आज का रिजल्ट आ रहा है। तो उसमें तकरीबन सारी तरफ डिस्ट्रीब्यूटेड है। आप लोगों ने मतलब अपने अपने टेस्ट अब आप देख सकते हैं। असल में दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है टेस्ट के लिए। जो पहली चीज है वो ये है कि आपने जब भी टेस्ट देना है तो उसके बाद सबमिट जरूर करना है। ठीक है। जब तक आप इसको सबमिट नहीं करेंगे तो तब तक जो है वो आपका जो टेस्ट है उसका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होगा। अभी तो हमने ये किया है कि जितने जितने आप लोगों ने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हुए थे ना उन सारों को तो हमने एक सेकंड दीजिएगा। तो उसको तो हमने मतलब वहां पे अब डिक्लेयर कर दिया है। अब आप लोगों को क्वेश्चंस तो सारे नजर आ रहे होंगे और उसके साथ जो है आपको जो इसका करेक्ट आंसर है वो भी नजर आ रहा होगा। मैं अभी अपनी स्क्रीन शेयर करने लगा हूँ जो कि स्क्रीन आप लोगों को भी नजर आ रही होगी। एक सेकंड दीजिए। ये लीजिए। अच्छा, ये जो था अभी मैं अभी आपके साथ सारे के सारे क्वेश्चंस रिव्यू करूंगा और साथ फिर हम ये भी देखेंगे कि आप लोगों ने मतलब किस तरह इसको अटेम्प्ट किए हैं और उसमें क्या चीजें थी जो आप लोगों ने मिस की हैं या मतलब जो सही जिन्होंने करेक्ट किए हैं आंसर्स वो भी इसी तरह मतलब इसको देखते हैं। अच्छा, दूसरा ये जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है इसमें जो कि आप लोग हमने कल भी ये ट्रेंड देखा है कि जो जिन्होंने टेस्ट देना है ना वो आखिरी मिनट तक वेट करते रहे हैं कि मतलब रिजल्ट यानी कि बिल्कुल 12 बजे तक भी कल तकरीबन हमारे पास कोई 30% लोग थे जिन्होंने टेस्ट सबमिट नहीं किया था। तो अब उसमें ये होता है कि जब आप टेस्ट स्टार्ट कर देते हैं ना तो हमारे सिस्टम में लॉग हो जाता है कि आपने टेस्ट स्टार्ट कर दिया हुआ है। तो आपने कोशिश ये की, अगर ये सारी प्रैक्टिस का जो मकसद है ना वो सिर्फ ये है कि आप लोगों को से डायग्नोसिस को कमिट करवाना। डायग्नोसिस कमिट करना ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है। उसकी रीजन ये है कि अगर हम इसमें डायग्नोसिस कमिट नहीं करेंगे ना आप तो फिर जो आप लोगों का ना एक ख्याल होता है कि हमें ये चीज पता थी या हम एक चीज को जानते थे, तो उसको तब तक आप कंफर्म नहीं करें कर सकते जब तक कि आप आंसर कमिट ना करें या आंसर उसका देना। तो इसलिए इसमें मेरा हमेशा ये मसला होता है या मेरा ये होता है कि जो आपको हम इस तरह के टेस्ट दे रहे हैं उसका उसका जो मेन हमारा ऑब्जेक्टिव है वो सिर्फ एक ही है। वो ये है कि आप लोग जो भी जानते हैं आप उसको यहाँ पे क्लिक करके टिक करके कमिट करें उस चीज को। और जब आप कमिट करके चाहे ठीक हो चाहे गलत हो वो उसमें वो एक सेकंड हमारी है मतलब क्या कहते हैं सेकंड स्टेप है। लेकिन जो पहला स्टेप है वो आप लोगों से कमिट करवाना है। अब जब आप एक चीज को कमिट करके गलत होंगे ना तो वो भी आपके एडवांटेज में है, इसलिए कि ये चीज आपकी एग्जाम में भी गलत हो सकती थी। लेकिन आप लोगों को यही पता लग गया कि हमें जो ये नॉलेज है या ये जो इन्फॉर्मेशन है ये हमें नहीं मिल रही और ये हमारे पास नहीं थी। और अब आपने जब कमिट करके उसको गलत करके सीखा तो अब बहुत लेस लाइकली चांस है कि आप इसको मतलब यानी एग्जाम में जाके भी गलत करेंगे। तो इसलिए इसको अंदर कोई हम किसी का एनालिसिस या किसी को किसी का रिजल्ट नहीं बता रहे। आपका रिजल्ट सिर्फ हमें पता होगा या आप लोगों को पता होगा। और उसमें भी ये है कि अगर आप लोग अलाउ करेंगे तो जो सबसे टॉप के पोजीशंस हैं उनको हम जरूर डिक्लेयर कर दिया करेंगे कि जिसमें मैक्सिमम मार्क्स इस बंदे ने लिए हैं और सेकंड नंबर इसने लिए हैं। लेकिन इससे ज्यादा जो आप लोगों की कॉन्फिडेंशियलिटी है वो बरकरार रहेगी। हम अपने मार्क्स किसी के साथ शेयर नहीं करते, ना किसी को किसी के मार्क्स नजर आ सकते हैं। आप लोगों को सिर्फ अपने मार्क्स नजर आएंगे और वो भी जो है सिर्फ उसी सूरत में कि अगर आपके तो आ जाएंगे। अच्छा, इसमें एक चीज दो दो तीन चीजें हैं। एक तो आपने अब हम पहले तो एग्जाम्स को रिव्यू करेंगे सारे के सारे क्वेश्चंस को। उसके बाद फिर हम आप लोगों को जो है मतलब क्वेश्चंस जो हैं आप लोगों के जो एग्जाम से रिलेटेड है यानी कि उस क्वेश्चन से रिलेटेड अगर कोई आपके क्वेश्चन है तो वो आप जरूर टाइप करते जाएं। उससे ये फायदा होगा कि हम लोगों को भी मतलब अगर कोई चीज उसमें पूछने वाली है तो आप टाइप करके पूछें। उसकी वजह ये है कि अगर ऑडियो ऑन करनी शुरू कर दी ना तो उसमें फिर जो सबसे बड़ा मसला होता है वो टाइम की जो वेस्टेज है ना वो बहुत ज्यादा हो जाती है। किसी की ऑडियो चल रही है किसी की ऑडियो बंद है तो वो फिर हम इसी चक्कर में लगे रहेंगे। तो आप क्वेश्चन टाइप करके पूछते जाएं और उसमें कोई वो झिझक नहीं है किसी भी किस्म की। आप लोगों का जो क्वेश्चन है आप लोगों का जितना बेसिक भी क्वेश्चन है आप पूछें, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चंस के जो ट्रेंड है उसमें भी हम एंड में डिस्कशन कर लेंगे। लेकिन उसमें दो तरह के पर्सपेक्टिव हैं। एक लोग वो हैं जो बिल्कुल इमेजेस नहीं देखना चाहते, वो कहते हैं कि हमें सिर्फ थ्योरी दें।
और हम थ्योरी को अटेम्प्ट करें, तो उनके लिए भी ये है कि जब आपका एग्जाम हो जाता है तो उसके बाद अगर तो आपका इंटेंशन ये है कि आप सिर्फ और सिर्फ रिटर्न पास करना चाहते हैं इस दफा और टॉक्स की अगली दफा या उससे अगली दफा तैयारी करना चाहते हैं, तो फिर तो ठीक है, फिर तो आप सिर्फ थ्योरी को करें। नहीं तो अदरवाइज सिर्फ 1 महीने के अंदर अंदर, या जो इस दफा आप लोगों को चांसेस हैं, 1.5 महीना मिलेगा FCPS 2 के लिए रिटर्न के बाद, तो उसमें तो फिर आपके लिए और जितने एग्जाम कॉम्पिटिटिव होते जा रहे हैं खासतौर पे टॉक्स, तो उसकी से अभी से ही प्लानिंग करके जो है वो मतलब चलना पड़ेगा। तो इसलिए आप इसको थ्योरी प्लस जो इमेजेस हैं उनको खट्टा चलाएं। इसमें ये जरूर था कि इस दफा जो हमने ये टेस्ट लिया था इसमें आपने देखा होगा कि इमेज बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज्यादा थे, लेकिन अगली दफा हम इसको बैलेंस कर देंगे। बैलेंस करने से मुराद ये है कि हम इसमें कोशिश करेंगे कि हम अराउंड लाइक 60% से करीब इमेजेस हों और 40% जो प्योर आपके थ्योरी के क्वेश्चंस हैं उनको हम ऐड कर दें। लेकिन जो हम भी आप देखेंगे कि जो हमारे इमेजेस बेस्ड क्वेश्चन है इसमें भी आपकी जो थ्योरी है वो सॉर्ट ऑफ हाथ रिवाइज होती जाएगी, क्योंकि ऑप्शंस के साथ ही चल रहे हैं हम। तो इसमें हमारा बेसिकली ये है कि आप डायग्नोसिस इमेजेस मैक्सिमम देखें और आपको उसके अंदर जो आपकी एप्रिसिएशन का मेथड है, यानी किस तरह आपने इनको मतलब देखना है और करना है, तो वो आप लोगों को सारे का सारा क्लियर होना चाहिए। अच्छा जी, अब सबसे पहला क्वेश्चन तो आपका ये था कि जो एक पेशेंट था जो लेप्रोस्कोपिक कॉलिसिस्टेक्टमी के बाद जो है प्रेजेंट हुआ था, और उसमें ये इसका मैं आपको इमेज जरा बड़ा करके दिखा देता हूँ। अब इसमें आपके पास ये एक लोकेशन थी। अच्छा, अब इसमें मेरा ख्याल है कि मतलब ज्यादातर लोगों ने इसको शायद एब्सेस की तरफ लेके गए थे। तो अब इसमें अगर आप इसका आंसर देखें तो बेसिकली ये ऑक्सीडाइज्ड सर्जिकल जेलेटिन है। अब इसमें क्या चीज इसके अंदर इंपॉर्टेंट थी, इसमें सबसे पहले तो ये था कि कॉम्प्लिकेटेड बाय ब्लीडिंग उसने दिया हुआ था क्वेश्चन के अंदर ही। तो अब इसका मतलब है कि पहला हिंट जो आपको मिला है कि अगर वो स्टैंडर्ड कॉलेसिस्टेक्टमी होती फिर तो और बात थी। और जो था विद गॉल ब्लैडर फोसा, तो इसलिए अब इसका मतलब ये है कि इसमें हीमोस्टेसिस को कंट्रोल करने के लिए, या जिसको कहते हैं कि आप कि ब्लीडिंग को रोकने के लिए आजकल जो आपके जो इसके जेलेटिन, या जिसको हम इसका नाम होता है, एक सेकेंड, सर्जी सेल के नाम से ये जो है ना मतलब मेडिसिन या ये जो गॉज है ये अवेलेबल है। तो उसमें ये होता है कि ये जहाँ पे ब्लीडिंग स्टार्ट होती है ना, ये उस जगह पे इसको प्लेस कर दिया जाता है। उसके बाद ये कुछ अरसे में इस तरह ऑक्सीडाइज होके छोटे छोटे एयर पार्टिकल्स उसके अंदर आ जाते हैं, और ये बिल्कुल एक नॉर्मल फाइंडिंग है। और आजकल चूंकि ये पाकिस्तान में भी यूज होना शुरू हो चुका हुआ है, तो इसको कई दफा मिस इंटरप्रेट कर लिया जाता है और इसको एब्सेस के तौर पे कहा जाता है। दूसरा ये देखें कि सिर्फ 2 दिन हुए हैं इसकी यहाँ पे जो है सर्जरी हुए हुए। तो अब अगर आप सिर्फ 2 दिन की सर्जरी की हिस्ट्री है, तो 2 दिन में एब्सेस फॉर्मेशन बहुत ही हाईली अनलाइकली है, अनलेस के कोई बहुत ही कोई अग्रेसिव वो ना हो बैक्टीरिया। तो इसमें आप लोगों के लिए बड़ा जरूरी है कि पहली चीज ये देखना कि जो इसकी ड्यूरेशन के एब्सेस की जो जो ऑप्शन मैक्सिमम की गई थी वो 2 दिन में तो कभी भी नहीं बन सकती। तो इसका मतलब ये था कि इसमें एक तो कॉम्प्लिकेटेड बाय ब्लीडिंग का आपके पास था, दूसरा आपका कि सिर्फ 2 दिन हुए थे कॉलेसिस्टेक्टमी हुए, और फिर दूसरा ये था कि लो ग्रेड फीवर तो इसमें कई दफा वैसे ही जो ऑक्सीडेशन के बाद इस तरह के प्रोसेस के बाद हल्का फुल्का फीवर तो हो सकता है। अच्छा, उसके बाद जो था हेपेटिक इन्फार्क्ट, ये एरिया ऑफ उसका है ही नहीं बेसिकली लिवर का, ये तो उसका है। और दूसरा यानी कि गॉल ब्लैडर फोसा का है। और दूसरा ये होता है कि जो हेपेटिक इन्फार्क्ट है वो हाईली अनलाइकली है, और उसकी रीजन क्या होती है कि वो ड्यूल सप्लाई ले रहा होता है, उसको हेपेटिक आर्टरी भी सप्लाई कर रही होती है और उसको जो है पोर्टल वेन से भी ब्लड की सप्लाई आ रही होती है। तो इसलिए इन्फार्क्ट होना ऑलमोस्ट मतलब अनलेस के कोई बहुत कॉम्प्रोमाइज्ड पोस्ट वो पेशेंट ना हो ट्रांसप्लांट, तो बहुत ही लेस लाइकली है कि आपको हेपेटिक इन्फार्क्ट का ऑपरेशन मिले। रिटेन सर्जिकल टॉवल इसके अंदर दूसरी ऑप्शन थी, लेकिन जो रिटेन सर्जिकल टॉवल था उसके अंदर प्रॉब्लम क्या होती है कि आजकल जो टॉवल आ रहे हैं आपको पता है वो मार्क्ड होते हैं। उसके अंदर एक कुछ थ्रेड्स जो होते हैं वो उन्होंने इसके बेरियम के डाले होते हैं। तो उसमें आपको लीनियर हाइपर इंटेंस से एरियाज मिलते हैं, और वो इसलिए होते हैं कि अगर आपके कोई रिटेन्ड या कोई गॉज या कोई सर्जिकल टॉवल एब्डोमेन में रह गया है, तो आप क्या करेंगे, आप सिंपल एक एक्सरे करेंगे, और एक्सरे करने के बाद आप उसमें वो लीनियर से जो
क्या कहते हैं, फाइबर से वो नजर आने शुरू हो जाते हैं, तो आपको उससे आइडिया हो जाता है कि इसके अंदर जो है वो आपका होगा। जी, इसी तरह गॉसिफाइवोमा का मैंने बता दिया कि गॉसिफाइवोमा जो होता है ना, एक तो और दूसरा सबसे बड़ी बात ये है कि जो है ये आपकी लेप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी होती है ना, इसमें आप लोग नॉर्मली गॉज या आपको टॉवल वगैरह इस तरह की चीजें नहीं रखनी पड़ती, क्योंकि आप जाहिर बात है बिल्कुल ही छोटे लेप्रोस्कोप से जा रहे होते हैं, तो उसमें जो फिर ब्लीडिंग होती है उसके लिए फिर आप नॉर्मली सर्जिकल जेलेटिन या जो सर्जिसेल है उसको रखना पड़ता है आपको। और जो दूसरा वो ये है कि उसके अंदर वो लीनियर फाइब्रोटिक जो एरियाज होते हैं ना बैंड, वो होते हैं आपके इसमें ज्यादा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक सेकंड, ये अच्छा जी, इसमें आपको ना ये एनोटेशंस ना करें, ये जो स्क्रीन के ऊपर जो है ना आप लोग लिख रहे हैं, एक मिनट ठहरे मुझे इसको कर दिया। अच्छा, अब इसके बाद अब हम जो हमारा नेक्स्ट है क्वेश्चन वो था ये वाला। इसमें एक पेशेंट 61 ईयर ओल्ड फीमेल पेशेंट विद क्रॉनिक सिम्टम्स ऑफ रिफ्लक्स who develop sensation of food sticking in the mid chest। अच्छा, इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज थी वो ये था कि आपको इन चारों के थोड़े थोड़े डिफरेंशियल आने चाहिए कि क्या क्या चीज किस तरह प्रेजेंट करती है। इसमें एक तो ये है कि मिड इसोफेजियल है, आपने देखा होगा, तो जो मिड इसोफेजियल स्ट्रक्चर्स हैं उसके अंदर नॉर्मली विदाउट या विद जो आपकी म्यूकोजल अल्सरेशन है, तो नॉर्मली अगर आपको मिड इसोफेगस का इस तरह का स्ट्रक्चर नजर आए तो वो नॉर्मली बैरेट्स इसोफेगस होता है। एक दूसरी चीज ये है कि पाकिस्तानी पॉपुलेशन के अंदर नॉर्मली बैरेट्स आपने देखा होगा, ये बल्कि आपकी अपनी प्रैक्टिस में होगा कि इतना कॉमन नहीं है, बहुत ही रेयर पैथोलॉजी है यहाँ पे। तो इसलिए यहाँ पे जब वो प्रेजेंट करते हैं तो नॉर्मली वो पेशेंट कोई बाहर का ही होता है या फिर कोई बहुत ही क्रॉनिक पेशेंट चल रहा होता है जिसमें बैरेट्स सेकेंडरीली डेवलप हो जाता है। अच्छा, अब उसमें क्या होता है कि अब आपको यानी कि एज ए जो बैरेट्स इसोफेगस है मिड में है, स्मूथ नर्विंग है, स्ट्रक्चर है, तो इसके अंदर आपने हमेशा बैरेट्स का ही यूज करना है। और ये इसके जो सिंगल कंट्रास्ट और डबल कंट्रास्ट इमेजेस है कि इसमें आपको साथ कोई कंट्रा यानी कि सिर्फ बेरियम जाता नजर आ रहा है, जबकि इसमें आपको बेरियम के बाद थोड़ी सी एयर की वजह से ये डबल कंट्रास्ट टाइप इमेज बन चुका हुआ है। अच्छा, इसमें जो ड्रग इंड्यूस इसोफेजाइटिस था, नॉर्मली ड्रग इंड्यूस इसोफेजाइटिस के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि ये नॉर्मली कहाँ पे होते हैं, जहाँ पे कंप्रेशंस ऑफ इसोफेगस होती हैं, और वो नॉर्मली एओर्टिक आर्च के पास और लेफ्ट मेन स्टेम ब्रोंकस, ये दो जगह ऐसी हैं कि जहाँ पे वो उसको रोकता है, मतलब यानी कि नॉर्मल फ्लो को। तो अगर आपने कोई मेडिसिन खाई है और वो जाके इस जगह पे स्टक हो गई है, तो उसकी वजह से फिर क्या होता है कि लोकली वहां पे इन्फ्लेमेशन की वजह से ये स्टार्ट हो जाता है, मतलब इसोफेजाइटिस। और फिर दूसरा ये है कि एक चीज होती है जिसको डायनोफेजिया कहते हैं। डायनोफेजिया जो होता है वो क्या होता है कि जिसमें पेन होती है आपको स्वॉल्विंग करते वक्त, तो वो नॉर्मली टिपिकल मेडिसिन होती हैं जो कि जिस तरह KCL के साथ टेट्रासाइक्लिन और कार्डिक जो मेडिकेशन ले रहे होते हैं, उसके अंदर आपको जो ज्यादा उसका चांस मिलता है। अच्छा, उसके अलावा एक और जो चीज इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आपने जो इसोफेजियल कार्सिनोमा है वो कभी भी, जाहिर बात है कि आपको उसका आइडिया है कि वो म्यूकोजल सब म्यूकोजल लेयर से होता है, तो सबसे पहले तो वो म्यूकोजा को डिस्टॉर्ट करेगा। तो इसलिए जो इसोफे और दूसरा ये होता है कि मिडल थर्ड के अंदर या मिड थर्ड के अंदर 50% जो है वो इसोफेजियल कार्सिनोमास होते हैं। उसके अलावा जो है वो आपने जो इसमें जो लोअर थर्ड है उसमें आपके 30% और अपर थर्ड में 20% तक जो है इसकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है। अच्छा, उसके बाद फिर ये है कि इट इज एसोसिएटेड विद जो एप्पल कोर अपीयरेंस, और वो किस वजह से होती है? सॉरी, वो इस वजह से होती है कि उसमें आपका जो सारा मिकोजा है वो डिस्टॉर्ट हो चुका होता है, तो इस वजह से वहां पे वो सारी अल्सरेशन प्रोड्यूस हो जाती है। और उसके बाद जो कॉस्टिक इसोफेजाइटिस था वो आप लोगों को याद होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पेशेंट काफी प्रेजेंट होते हैं, कि वो हमेशा लॉन्ग स्ट्रक्चर के साथ होता है, वो कभी भी इस तरह फोकल स्ट्रक्चर के साथ प्रेजेंट नहीं होता। तो इसलिए जो है ना अच्छा, इसमें देखें जो हमारे होंगे ना डिस्कशन, उसमें हम बहुत लंबी इस पैथोलॉजीज में नहीं जाएंगे, क्योंकि जाहिर बात है अगर हम सिर्फ अब इसोफेजियल पैथोलॉजीज मिड एंड डिस्टल करना शुरू कर देंगे तो वो तो मतलब हमें आधा घंटा तो सिर्फ उनकी डिस्कशन के लिए चाहिए। तो इसके लिए आपके पास जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन से मतलब उसमें आप जरूर पूछें, लेकिन बहुत लंबी डिस्कशन में हम अगर पढ़ गए तो फिर तो हम ये टेस्ट ही खत्म नहीं कर सकेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारे पास 25 क्वेश्चन है,
और उसके अंदर है इसकी आपको अपना लिस्ट आप सर्च कर लें, आपको पूरी की पूरी लिस्ट मिल जाएगी कि कौन कौन सी जगह पे कौन कौन सी पैथोलॉजीज होती हैं। लेकिन नॉर्मली ये होता है कि जो डिस्टल इसोफेगस और इसके अंदर है ना कार्सिनोमास के साथ जो है ना आपके ज्यादा स्टार्ट होते हैं। वॉइस ठीक है, आप लोग अपनी वॉइस चेक करें, आपको कनेक्ट करते हुए जो है ना वॉइस को ज्वाइन करके आप कनेक्ट करेंगे तो फिर आपको वॉइस आएगी इसके अंदर, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद जो अगला है वो क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे चलें। हाँ जी, ये क्वेश्चन था इसमें 63-year-old man had partial gastrectomy for carcinoma 1 week ago. Now complains of abdominal pain and distension. इसमें आपके पास चार ऑप्शंस थी आगे। अच्छा, ये सुपाइन फिल्म है मतलब, और इसमें आपके पास जो चार ऑप्शंस थी उसमें एक जो थी ऑप्शन वो थी क्लॉनिक आइलियस विद severe dilatation of cecum, cecal volvulus, moderate post operative ileus और sigmoid volvulus। अच्छा, अब इसमें अगर आप ये थोड़ा सा इसलिए टिपिकल था कि ये क्वेश्चन जो होते हैं ये हमारे पास मतलब हम लोग इतने पेशेंट इस तरह के नहीं देखते। लेकिन अगर आप इसके अंदर सेकंड में, हाँ यही था, अगर आप इसके अंदर क्वेश्चंस देखें तो इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि जो इसमें आपका सीकम है वो पूरे का पूरा ये वाला एरिया पड़ा हुआ है। मतलब अगर आपको माउस नजर आ रहा है, ये जहाँ पे ये एरो लगा हुआ है ये पूरे का पूरा जो है आपका सीकम पड़ा हुआ है। अब मसला ये है कि अगर तो होता है सीकल वॉल्वुलस, तो सीकल वॉल्वुलस में क्या होता है कि फिर जो डिस्टल उससे लार्ज बाउल होती है वो सारी की सारी ये जो जा रही है ये सारी की सारी कोलैप्स कर जाती है। तो इसका मतलब ये है कि अगर सीकम आपको डिस्टेंडेड नजर आ रहा है और साथ बाउल आपको डिस्टेंडेड नजर आ रही है तो इसका मतलब ये है कि ये मोस्ट लाइकली सीकल वॉल्वुलस नहीं है, क्योंकि वॉल्वुलस के बाद आपकी जो लार्ज बाउल है वो कोलैप्स कर जाएगी। एक उसके बाद नंबर दूसरा ये है कि आपने अगर जो दूसरा था हम मॉडरेट पोस्ट ऑपरेटिव आइलियस। अच्छा, मॉडरेट पोस्ट ऑपरेटिव आइलियस के अंदर क्या चीज उसके अगेंस्ट है इस इमेज के अंदर, या आपको अगर थ्योरी में पूछा जाए तो नॉर्मली ये होता है कि उसमें स्मॉल बाउल भी साथ डिस्टेंड करती है, जबकि इसमें अगर आप देखें तो आपको सीकल डायलिटेशन नजर आ रही है, उसके बाद आपको सिर्फ लार्ज बाउल की डायलिटेशन नजर आ रही है। तो इसका मतलब ये है कि स्मॉल बाउल इसके अंदर इतनी ज्यादा डायलेटेड नहीं है, और स्मॉल बाउल का डायलेट ना होना इस चीज को इंडिकेट कर रहा है कि ये जो है मोस्ट लाइकली और पोस्ट ऑपरेटिव आइलियस नहीं है। आइलियस में स्मॉल बाउल की साथ डायलिटेशन होना नॉर्मली जरूरी होती है। अच्छा, उसके बाद फिर एक है सिग्मॉइड वॉल्वुलस। सिग्मॉइड वॉल्वुलस का आपको पता है कि वो कहाँ से होता है, वो इस जगह पे सिग्मॉइड कॉलन की जगह पे होता है, और वहां से वो डिस्टेंड करके इस साइड को इस डायरेक्शन को जाता है। और उसमें भी जाहिर बात है डायलिटेशन तो होती है, लेकिन सीकम की डिस्प्रोपोर्शनेट डायलिटेशन नहीं होती। तो इसमें क्या था, इसमें यह था कि सीकम भी डायलेटेड था और साथ लेकिन लार्ज बाउल भी डायलेटेड थी। तो इसका जो आंसर था वो था कि क्लॉनिक, सॉरी मैं आपको एक दूसरा इमेज ले साथ आपके, हाँ ये देखिए, इसमें था क्लॉनिक आइलियस विद स्फीयर डायलिटेशन ऑफ सीकम, और ये जिसको हम कहते हैं ऑगिलीव सिंड्रोम। ठीक है, इसका जो वही नाम है कि जिसके बाद पोस्ट ऑपरेटिव ये सारी की सारी चीजें जो है डायलेट कर जाती हैं। तो इसका जो था ये बेसिकली उसी का ही पेशेंट था, और उसके बाद फिर इसकी जो ट्रीटमेंट होती है इसमें आप कोई सर्जरी नहीं करते और आप नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब डाल देते हैं, और आईवी न्यूस्टिग्मीन जो है इसकी ट्रीटमेंट होती है। और उसके बाद फिर ये जो है ना खुद ही डिकम्प्रेस कर जाती है जो इसमें आपकी सोलन होती है। जी, अगर मैं वही बता रहा हूँ, अगर आपका सीकल वॉल्वुलस होता तो क्या होना था कि लार्ज बाउल कभी भी डायलेट नहीं करती, क्योंकि अगर सीकल वॉल्वुलस हो जाएगा तो सीकम के बाद जो एयर है वो एब्जॉर्ब हो जाती है और वो कभी भी डायलिटेशन नहीं होती। तो इसलिए वो बिल्कुल आपके बात सही है कि सीकल डायलिटेशन जरूर है, लेकिन वो बिल्कुल भी आगे लार्ज बाउल चूंकि डिस्टेंडेड है तो ये आपका उसी के अंदर ही जाएगा, सीकल डायलिटेशन के अंदर। अच्छा जी, ऑलिगीव सिंड्रोम यही है ना आपके, कि डायलेट कर गई है ना आपका सारे का सारा जो बाउल है वो डायलेट कर गया है। और उसके अलावा इसकी जो ट्रीटमेंट होती है वो नेसोगैस्ट्रिक इंट्यूबेशन है और आईवी नियोस्टिक बीम जो है आप इसको देते हैं, लेकिन आपसे ट्रीटमेंट तो नहीं पूछने लगे, लेस लाइकली है। थर्ड ऑप्शन कौन सी है, मॉडरेट बताया है आप लोगों को, साथ के जो पोस्ट ऑपरेटिव आइलियस होती है उसमें स्मॉल बाउल भी साथ डायलेट करती है। इसमें आपको स्मॉल बाउल तो बिल्कुल आइडिया नजर ही नहीं आ रही। तो अगर आपका जो स्मॉल बाउल नजर नहीं आ रही है आपको, तो फिर आप इसका मतलब ये है कि वो आइलियस या पोस्ट ऑपरेटिव आइलियस नहीं होगा। अच्छा जी, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट जो था
ये एक पेशेंट था जो कि 45-year-old मेल पेशेंट विद राइट अपर क्वाड्रेंट डिस्कम्फर्ट। अच्छा, इसमें चार ऑप्शंस थी आपके पास और उसमें से जो पहली ऑप्शन थी वो बायलोमा थी। बायलोमा नॉर्मली जो है वो आपको आइडिया है कि लिवर के अंदर नहीं होता होता, वो लिवर के साथ होता होता है। और दूसरा ये होता है कि वो अगर लिवर के अंदर होगा तो पोस्ट ट्रॉमेटिक डेवलप होता है, ठीक है, और अगर वो लिवर के आसपास होगा तो पोस्ट सर्जिकल होगा। और फिर दूसरा ये सबसे बड़ी बात ये होती है कि अगर बायलोमा होता है तो बायलोमा में ऐसी कोई चीज नहीं होती जो डेब्री करके लेयर आउट करे। तो इसका मतलब ये है कि जो लेयरिंग हुई हुई है इसमें, अगर आप इस इमेज को देखें, मैं आपको इसको दिखाता हूँ, एक मिनट है, ये देखें। अच्छा, इसमें अब आपके पास ये एक पूरे का पूरा हाइपोडेंस एरिया है जिसके अंदर एक हाइपरडेंस की ये पूरी की पूरी कलेक्शन डिपेंडेंट एरिया में पड़ी हुई है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये जो भी लीजन है उसके अंदर एक कोई हाइपरडेंस एरिया भी मौजूद है। तो इसको आपने सिंपल सिस्टिक एरिया के तौर पर नहीं लेना है, इसके अंदर सिस्टिक एरिया विद हाइपरडेंसिटी है। तो इसमें जो सबसे पहली चीज थी वो ये था कि बायलोमा बायलोमा की ना होने की दो रीजन है। पहली रीजन कि ये इंट्राहेपेटिक है, जो कि सिर्फ पोस्ट ट्रॉमेटिक पेशेंट्स के अंदर ही आता है और उसकी कोई ट्रॉमा की हिस्ट्री नहीं दी गई। दूसरा ये कि अगर वो होता है तो ज्यादातर एक्स्ट्रा हेपेटिक, सब हेपेटिक या साइडों में पड़ा होता है। तो वो जो होता है उसके अंदर नॉर्मली सर्जरी की हिस्ट्री होती है, कॉलिसिस्टेक्टमी वगैरह होता है। और कॉलिसिस्टेक्टमी की रीजन की वजह से क्या होता है कि इसमें आपका, हाँ एक मिनट, हाँ उसके अंदर आपका जो है ना लीकेज या कोई स्टार्ट हो जाता है और फिर वो पेशेंट पोस्ट सर्जिकल प्रेजेंट करता है, तो ऐसे पेशेंट्स को दिया जाता है। और सेकेंडली कि इसके अंदर हाइपरडेंस मटेरियल कोई नहीं होता होता बायलोमा के अंदर, क्योंकि उसमें ऐसी कोई चीज नहीं है जो लेयर आउट करेगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर था बिलियरी सिस्ट एडेनोकार्सिनोमा। बिलियरी सिस्ट एडेनोकार्सिनोमा जो होता है ना मैसेस की तरह प्रेजेंट करता है और उसके अंदर नोडुलैरिटी होती है साथ। आपको उसके अंदर जो उसकी वॉल्स हैं उसमें छोटे छोटे नोड्यूल से मिलते हैं, और अगर इसमें आपको कोई ऐसी चीज नहीं मिल रही। उसके अलावा इसमें जो चीज थी इंपॉर्टेंट वो ये था कि सिस्टिक मेटास्टेसिस में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि उसमें भी या तो सेप्टेशन इनहांसिंग मिल जाते हैं आपको, या फिर वो बिल्कुल ही छोटे साइज के रिंग लाइक लीजन होते हैं, बुल्स आई लीजन होते हैं, वो उस तरीके के अपीयरेंस होती है। तो इतना सिंगल यूनिलोकुलर सिस्टिक एरिया के जिसमें जो भी चीज थी वो नीचे आके लेयर कर गई है, तो वो लेस लाइकली है। उसके बाद है हेपेटिक सिस्ट विद हेमरेज, ये इसका सही आंसर था। और उसकी रीजन ये थी कि सिंपल हेपेटिक सिस्ट के अंदर भी किसी भी रीजन से जो है वो मतलब ब्लीड हो सकता है। और उसके साथ इसमें दो फाइंडिंग्स और क्या थी? इसमें एक फाइंडिंग ये थी कि यहाँ पे साइड पे अगर आप ये एरिया देखें तो यहाँ पे ये सारे का सारा कलेक्शन, या जिसको आप क्या कह सकते हैं कि जो साइटीज है, डेंस साइटीज, वो भी डेवलप हुई पड़ी है। और उसके अलावा जो इसमें आप लोगों ने अगर इसका पूरा इमेज देखा हो, एक सेकंड दीजिए, हाँ ये देखें। तो इसमें जो इसकी अच्छा, इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट थी कि नॉर्मली उसके इसमें वो था, इसमें ना ये कोई डायग्नोज केस ऑफ सीए भी था इस पेशेंट के अंदर ना, इस वजह से ठीक है। हाँ, ये मल्टीपल सिस्ट लग रही हैं कि यहाँ भी पड़ी है, यहाँ भी पड़ी है, और जो उनमें से एक जो सिस्ट है वो ब्लीड हुई हुई है, बिल्कुल इस तरह ही है। तो इसका मतलब ये है कि ये हेपेटिक सिस्ट विद हेमरेज थी। और उसके अलावा बाकी जारी बात है कि इसमें जो हमारे पास बाकी चीजें थी वो यही थी कि इसमें आपकी ये जो था साइटिस भी डेवलप हो गई है, साथ यहाँ पे आपको फ्लूइड कलेक्शन थोड़ी सी बाहर जाती हुई नजर आ रही है। अच्छा जी, अब हम आगे चलते हैं। क्योंकि अभी हमारे पास ये जी अगला क्वेश्चन था, उसके अंदर जो आपके पास था, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक सेकंड मुझे जरा ये क्वेश्चन में से देखें। इसमें एक तो आपके पास एक्सरे था, और अगर आप एक्सरे देखें तो इसमें आपको जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज नजर आ रही थी, ये देखें। इसमें यहाँ पे आपको ये ट्रांसवर्स कॉलम तो नजर आ रही थी, लेकिन उसके बाद जो है वो आगे नीचे जो डिसेंडिंग कॉलन है वो अब आप देख रहे हैं बिल्कुल कोलैप्स पड़ी है, जबकि जो ट्रांसवर्स कॉलन है वो डिस्टेंडेड पड़ी है। और तो इसको आप क्या कहते हैं? इसको आप कॉलन कट ऑफ साइन, जो यानी कि एक्सरे में कहा जाता है कि आपको यहाँ कॉलन का एक खास एरिया नजर आ रहा है, उसके बाद जो एरिया है वो कन्वर्ट हो गया है जहाँ पे आपको ये पूरा कोलैप्स। तो इसमें एक्सरे भी इंपॉर्टेंट था क्योंकि ये एक्सरे भी लगाते हैं। उसके अलावा भी इसके अंदर जो छोटे छोटे थे ये स्मॉल बाउल के लूप्स, ये भी आपको थोड़े से डिस्टेंडेड यहाँ पे पीछे पड़े हुए नजर आ रहे थे। लेकिन जो इसके अंदर इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स थी वो ये थी कि आपकी, अगर मैं एक मिनट ये इमेज लगाता हूँ,
ये देखें, इस इमेज को देखिएगा। तो इसमें यहाँ पे क्या हुआ था कि इन्फ्लेमेशन थी लेफ्ट एंटीरियर पैरारीनल स्पेस के अंदर या रेट्रोपेरिटोनियम के अंदर, जिसने साथ जो डिसेंडिंग कॉलम थी या जहाँ पे वो हेपेटिक सॉरी इसका स्प्लेनिक फ्लेक्सर का एरिया है, उसमें ये सारे का सारा जो कोलन है उसकी वॉल को भी इन्फ्लेम करके नैरो डाउन किया हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि जो इसमें, और दूसरा इसके अलावा जाहिर बात है कि जो पैंक्रियाटिक टेल है उसको भी आपने देखा होगा कि जो पैंक्रियाटिक टेल थी वो भी सारी की सारी ये देखें इन्फ्लेम हुई पड़ी है, और उसके साथ साथ सारी की सारी जो फैट स्ट्रैंडिंग्स हैं वो आई हुई हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो आपके पास ऑप्शंस थी, अब हम ऑप्शंस देख लेते हैं कि कौन सी ऑप्शन क्यों ठीक नहीं थी। वो एक पहली चीज ये तो पैंक्रियाटिक ट्रॉमा नॉर्मली इस तरह के एरियाज में नहीं होता। वो क्या होता है कि ट्रांजैक्शन होती है नॉर्मली इस जगह पे हेड और टेल के रीजन में, और वो उसको डायसेक्ट कर देता है और आपको एक पूरे का पूरा लीनियर एरिया थ्रू एंड थ्रू जाता नजर आ रहा होता है। पेनक्रेटिक कार्सिनोमा भी नहीं है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि वो इतनी सारी इन्फ्लेमेटरी चेंजेस नहीं देता, दूसरा वो हाइपो इन्हांसिंग होता है और वो पेनक्रियाज के नॉर्मली अंदर या उसके साथ अटैच होता है, जबकि इसमें जो है पेरीपेनक्रेटिक इन्फ्लेमेटरी चेंजेस थी। और दूसरा उसके बाद फिर ये होता है कि जो पेनक्रेटिक ट्यूमर होते हैं वो नॉर्मली वेसल्स को साथ इनकेस करना उनकी मतलब नॉर्मली लोकेशन की वजह से होता है कि वो साथ ही उनको जो भी वेसल आसपास पड़ी है, अगर वो टेल के एरिया में है तो स्प्लेनिक वेन को पकड़ लेते हैं, अगर वो नेक के एरिया में है तो स्प्लेन ये जो स्प्लेनिक सॉरी ये सीलियक आर्टरी एसएम में इनको पकड़ना शुरू कर देते हैं, और नॉर्मली वो पोर्टल वेन के जो स्पीड मेसेंटेरिक वेन है उसको भी कंप्रेशन के साथ प्रेजेंट करते हैं। उसके बाद एक्यूट पेंक्रेटाइटिस बिल्कुल इसमें था, और उसके अंदर उसकी रीजन यही थी कि उसके जो टेल है वो इन्फ्लेम्ड थी और उसके साथ पेरीपेनक्रेटिक इन्फ्लेमेटरी चेंजेस थी, जिसने जो है वो कॉलन को भी इन्फ्लेम करके कॉलन कट ऑफ साइन भी दिया हुआ था एक्सरे के ऊपर। परफोरेटेड ड्यूडेनल अल्सर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज थी जो इसका क्लोज डिफरेंशियल बनता था। परफोरेटेड ड्यूडेनल अल्सर का प्रॉब्लम ये होता है कि आप लोगों को पता है कि जो ड्यूडेनम है वो टुवर्ड्स राइट साइड ऑफ मिड लाइन पड़ी हुई है। तो अगर वो राइट साइड ऑफ मिड लाइन है तो इसका मतलब ये है कि अगर वहां से परफोरेशन होगी तो जो इन्फ्लेमेटरी चेंजेस हैं वो राइट एंटीरियर पैरारीनल एरिया में आती हैं, जबकि जो पैंक्रियाटाइटिस है जिसमें जिस तरह ये केस है इसमें लेफ्ट एंटीरियर पैरारीनल जो रीजन है उसके अंदर आपको ये इन्फ्लेमेटरी चेंज नजर आ रही है। क्योंकि जो ड्यूडेनम है इसके जो मैक्सिमम अल्सर्स हैं वो फर्स्ट और सेकंड पार्ट के अंदर ही डेवलप करते हैं, थर्ड और फोर्थ पार्ट में इसके ड्यूडेनल अल्सर्स नहीं होते। तो इसका मतलब ये है कि फर्स्ट और सेकंड पार्ट की जो परफोरेशन है वो अगर इन्फ्लेमेशन देगी या उसके अंदर साथ प्रॉब्लम होगी तो वो उसकी रीजन जो है वो सिर्फ यही होगी कि आपका जो इन्फ्लेमेशन है वो राइट साइड पे रहेगी। तो अगर राइट एंटीरियर पैरारीनल रीजन के अंदर आपको इन्फ्लेमेटरी चेंजेस मिल रही हैं तो फिर आपने जरूर इसके अंदर इसको मेंशन करना है कि ये जो है परफोरेटेड ड्यूडेनल अल्सर इसकी सेकंड ऑप्शन होती है। दूसरी ये है कि जो परफोरेटेड ड्यूडेनल अल्सर है उसके अंदर आपको जो एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि थोड़ा सा न्यूमोपेरिटोनियम भी मिलता है, और वो न्यूमोपेरिटोनियम भी आपको उसके साथ जो है वो एंटीरियर साइड पे जाता हुआ मिलता है। अच्छा, उसके बाद जो था एक शॉक पेंक्रियाज बेसिकली जो है आपको पता है कॉम्प्लिकेशन है सेप्टिसीमिया या वो जिसके अंदर हाइपोटेंशन सीवियर हाइपोटेंशन हो जाए तो उसके अंदर क्या होता है, उसमें ही होता है कि वो साथ आपको एड्रिनल ग्लैंड्स बाउल ये सारे एरियाज भी साथ शॉक्ड मिलेंगे। उसके अंदर भी यही है कि आपकी पेंक्रियाटिक स्वेलिंग हो जाती है और उसके अंदर आपका जो है वो लेकिन उसमें पैंक्रियाज की जो पेरेंट्स है वो उसके साथ ही मिलेगी आपको कि वो बाकी सारे स्ट्रक्चर के साथ ही होगा। अकेला सिर्फ आइसोलेटेड पैंक्रियाटिक को या जो शॉक पैंक्रियाज है वो लेस लाइकली पैथोलॉजी है। अच्छा जी, चलें जी आगे चलें जी नेक्स्ट। अच्छा जी, ये क्वेश्चन था हमारा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जी, इसमें था कि आपने 69-year-old फीमेल विद पाल्पेबल एपिगैस्ट्रिक मास। अच्छा, इसमें जो हमारे पास ऑप्शंस थे वो काफी सारे थे, और उसमें बिलियरी सिस्ट एडेनोकार्सिनोमा था, सिस्टिक मेटास्टेसिस थी, हाइड्रेटेड डिजीज था, हेपेटिक पायोजेनिक एब्सेंस थी, हेमरेजिक और इन्फेक्टेड हेपेटिक सिस्ट थी। अच्छा, अब इसमें जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज थी वो ये थी कि इसमें आप लोगों ने जो चीज आइडेंटिफाई करनी थी वो आपने एक चीज हमेशा याद रखनी है कि ये देखें चाहे अल्ट्रासाउंड भी है ना, ये जो पेपिलरी प्रोजेक्शंस होती है ना, ये जिस तरह मतलब वॉल जा रही है सीधी और उसके दरमियान में से एक नोड्यूल बाहर निकला होता है, ये इनवेरिएबली जो है ना आपकी ऑलमोस्ट लाइक मैलिग्नेंसी के साथ एसोसिएटेड है। ठीक है, मतलब आपको क्वेश्चन भी आता है एग्जाम के अंदर, तो अगर आपको पेपिलरी प्रोजेक्शन का नाम यूज कर लेते हैं ना
ये जो है ये नॉर्मल, मतलब ये उसके अंदर नहीं हो सकती कभी भी। और इसी तरह अगर हम इसके अंदर आते हैं, ये देखें इस इमेज के अंदर, ये देखें ये वाला इमेज मैं दिखाता हूँ आपको, तो मैं इधर से कोशिश करता हूँ। अच्छा ये देखें, अब इसमें भी ना आपको यहाँ पे ये पूरी की पूरी वॉल भी थिक मिल रही है, और इसके अंदर साथ आपको ऐसी प्रोजेक्शंस मिल रही हैं जो अंदर की तरफ इन्वेट कर। जब आपको ये इसके अंदर मिल जाए तो आपको ये भी पता होगा कि जो आपके ओवेरियन ट्यूमर्स हैं उसमें भी जो सबसे ज्यादा मेलिग्नेंसी की इंडिकेटर है वो, हाँ, ये पेपिलरी प्रोजेक्शंस हैं। कि अगर बाकी आपको सारे सेप्टा एनहांस मिल गए उसमें भी डाउट है, सारा कुछ हर चीज में डाउट है, लेकिन जहाँ पे आपको नोड्यूल्स और पेपिलरी प्रोजेक्शन मिलनी शुरू हो जाए, इसका मतलब ये है कि ये दिस इज ऑलमोस्ट इनवेरिएबल कैंसर। तो इसमें भी जाहिर बात है कि अब ये बिनाइन या बेनिग्निटी जो है वो खत्म हो चुकी है इस ट्यूमर में, इस लीजन में से। तो हम बिनाइन ट्यूमर्स को तो बड़े आराम से साइड पे रख सकते हैं अब। तो इसका मतलब ये था कि इसका जो पहला ऑप्शन थी वही ठीक थी, और ये बिलियरी सिस्ट एडेनोकार्सिनोमा का पेशेंट था। और इसमें आपको सेप्टा और जो है वो सारे के सारे जो छोटी सी वो जो प्रोजेक्शन है वो मिल रही थी। सिस्टिक मेटास्टेसिस जो है वो हो सकते थे, लेकिन उसमें जो है ना सेप्टेशंस लेस लाइकली थी इसमें ना, यानी कि जो सिस्टिक मेटास्टेसिस उसमें सेप्टेशंस का एलिमेंट जो है वो कम होता है। हाइड्रेटेड डिजीज आपको पता है वो टिपिकल होता है, उसमें आपको जो है वो कैंसर का, एक सेकंड दीजिएगा, जैसा इन्हों कर देना, ये मुझे दे देना बस, थैंक यू। अच्छा, उसके बाद फिर हाँ, अब हमारी बारी आ रही थी, एक मिनट मैं इसको बंद कर दूं जरा। हाँ ये देखें, दूसरी ऑप्शन थी कि क्या ये आपकी हेरिडेटेड सिस्ट हो सकती है। हेरिडेटेड सिस्ट की आपको टिपिकल अपीयरेंस का पता है कि वो डॉटर विद डॉटर सिस्ट होती है, और वो इस तरह की इतनी ज्यादा इनवेरिएबली मल्टी लोबुलेटेड या मल्टी सिस्टिक एडजेसेंट एक दूसरे के कभी भी नहीं होती हैं, उनकी बड़ी टिपिकल अपीयरेंस होती है। और पायोजेनिक एब्सेस में जो है वो आपको आइडिया है कि उसमें डेब्री बहुत ज्यादा होता है, उसमें इतना सिस्टिक कंपोनेंट नहीं होता, और उसके अंदर भी आपको जो है वो विद इन हाथ में मिलती है, और इतना ज्यादा एनेकोइक एरिया अल्ट्रासाउंड पे भी आपको उसमें नहीं मिलता। उसके बाद फिर जो है वो हेमरेज और इन्फेक्टेड सिस्ट, वो भी हमने देखी है। इन्फेक्टेड हेमरेजिक सिस्ट जो होती है उसमें क्या होता है, उसमें सिंगल यूनिलोकुलर सिस्ट है और उसके दरमियान में लेयरिंग हो रही होती है। तो इसमें ये सॉर्ट ऑफ दो तरह अटेम्प्ट हो सकता था। एक तो ये था कि डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन था, कि जब आपको प्राइमरी डायग्नोसिस ना मिल रहा होता तो फिर आपका तरीका ये होना चाहिए कि आप जो चीजें नहीं हो सकती उनको एक्सक्लूड करना शुरू कर दें, कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तो फिर एंड में आप एक या दो में बच जाते हैं। अगर आप दो तक उसको जॉट डाउन कर लेते हैं, कि आप उसको बॉयल आउट करके सिर्फ दो पे ले आते हैं, तो इसका मतलब ये है कि फिर अब आपके पास जो है वो मतलब 50% चांस तो सक्सेस का आ गया है ना, कि आप अगर आप चाहे रैंडम भी सक्सीड करें। तो उसमें तरीका यही होता है, जो आपके एमसीक्यूज होते हैं, कि आप का अगर तो अप फ्रंट पहले सेकंड में आपको पता लग गया आंसर तो वेल एंड गुड, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन अगर नहीं पता लगा तो फिर आप चीजों को ओमिट करना शुरू करें कि ये नहीं हो सकती। तो फिर आपको कम से कम जो ब्रेन स्टॉर्मिंग है वो सिर्फ उन्हीं ऑप्शंस पे करनी पड़ेगी जिसपे आपको लगता है कि ये हो सकता है। अच्छा जी, इससे अगला चलें जी। हाँ ये आ गया, ये तो मेरे ख्याल से मेन स्टे है आपका, जो क्या कहते हैं बहुत सारे एग्जाम्स का। और इसमें उन्होंने यही दिया था कि 60 पेज ही है, और मेरे ख्याल से ये काफी सारे लोगों का बिल्कुल ठीक हुआ है। और इसमें क्या था कि इसमें आपके पास जो ऑप्शंस थी उसमें एक रिफ्लक्स एसोफेजाइटिस था। रिफ्लक्स एसोफेजाइटिस में म्यूकोजल एरियाज होते हैं, ये अब आप देख रहे हैं कि जो इसमें एरियाज हैं ये सारे के सारे म्यूकोजा से अंदर की तरफ गए हुए हैं, और ये बाहर की तरफ जिस तरह वो क्या कहते हैं उसको, जो ये फ्लाइंग फ्लैग सा होता है, जो फ्लोटिंग सा वो एयरपोर्ट पे लगाए होते हैं उन्होंने, जो एयर की डायरेक्शन देखने के लिए, ये उस तरह की अपीयरेंस होती है इनकी ना। तो उसमें जो है ये आपके फ्लैग फ्लास्क लाइक आउट पाउचिंग फ्रॉम इसोफेजियल ल्यूमन, और जो उससे फिल हो जाती है। बस इसकी इमेज को आपने याद रख लेना है। आपको इसका जो इमेज है उसका, ये देखें, ये आपको सारे के सारे ये जो उसकी एक्सपेक्टेड लोकेशन है ना, म्यूकोजा ये जा रहा है, और ये उससे अंदर की तरफ डिप कर रहे हैं। ये इसमें इंपॉर्टेंट है कि ये अगर आप म्यूकोजल लाइन देखें जो कि ये वाइट सी लाइन चलती जा रही है, तो ये जो सारी की सारी प्रोजेक्शंस हैं ये वॉल के अंदर गई हुई हैं, तो इसलिए इसको नाम जो हम देते हैं वो इंट्राम्यूरल, यानी कि वॉल के अंदर सूडो डाइवर्टिकुलोसिस ऑफ ईसोफेजियस। और सूडो डाइवर्टिकुलोसिस का क्या मतलब होता है कि उसमें आपकी सारी लेयर्स डाइवर्टिकुलर नहीं बनती, उसमें सिर्फ और सिर्फ जो म्यूकोजा होती है वो अंदर को इन्वेजिनेट कर जाती है। तो इसलिए इसका मतलब ये है कि ये इंट्राम्यूरल सूडो डाइवर्टिकुलोसिस ऑफ ईसोफेगस है। अच्छा जी, उसके बाद इससे अगला जो क्वेश्चन था, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 था,
इसमें मेरा ख्याल था कि ये जो क्वेश्चन है ना, ये आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जैसे ही क्वेश्चन आता है ना, तो मोस्टली जो वो है ना, मतलब लोग वो फौरन मतलब हाथ छोड़ बैठते हैं कि यार ये जो है ना हमारे से नहीं होना। तो इसमें अगर आप देखें, इसमें क्या था, सिंपल जो थी ना, ये फिलिंग डिफेक्ट से थे, जो कि किस चीज को इंडिकेट करते हैं, ये जो छोटे छोटे फिलिंग डिफेक्ट्स हैं। इसमें ये और इसकी जो साइज था वो मतलब नॉर्मली होता है कि लेस देन 5 मिल, यानी 5 मिलीमीटर कट ऑफ है। अगर ये छोटे छोटे से आपके जिस तरह यहाँ पे पड़े हुए हैं एरियाज, एक सेकंड दीजिए, मुझे लगता है कि एक सेकंड, सॉरी। अच्छा जी, हाँ, वो मेरा स्क्रीन मिस हो गई थी। अच्छा, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि ये बेसिकली छोटे छोटे फिलिंग डिफेक्ट्स हैं, जो कि आपको इंडिकेट करते हैं कि यहाँ पे जो सेकंड पार्ट और आपका ये फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट ऑफ जो ड्यूडेनम है, इसके अंदर अगर इस तरह के नोड्यूल्स होते हैं और जो बहुत सारे हैं, जिस तरह यहाँ पे ये सारे के सारे भरे पड़े हैं, तो इसको अंदर आपका जो मोस्ट लाइकली इसमें चांस होता है वो यही होता है कि ये हाइपरप्लेजिया ऑफ बर्नर, ये ब्रूनर्स ग्लैंड है, जो कि मतलब यहाँ पे काफी एरिया, इसी एरिया में वो पाए जाते हैं, ठीक है। और सूडो ड्यूडेनल फ्लेक्सर सूडो ट्यूमर जो है वो मतलब आपको आइडिया है कि वो बेसिकली उसकी रिडंडेंट होने की वजह से वहां पे होता है, और दूसरा ये होता है कि वो एक्यूट एंगुलेशन और रिडंडेंट म्यूकोजा की वजह से थोड़ा सा हैंग कर रहा होता है म्यूकोजा, तो वो नजर आता है। तो एक तो वो मल्टीपल नहीं होते, और दूसरा ये है कि वो ट्रांजिएंट फाइंडिंग होती है, मतलब वो हर इमेज में आपके पास रिप्रोड्यूसिबल नहीं होता, जबकि इसमें जो है ये छोटे छोटे नोड्यूल्स हैं, मल्टीपल हैं, तो इसलिए वो जो ड्यूडेनल फ्लेक्सर सूडो ट्यूमर था वो इसमें से निकल जाता है। उसके बाद गार्डनर सिंड्रोम में जो है एडिनोमेटस पॉलिप्स होते हैं, और वो कोलन में सबसे ज्यादा अवेलेबल होते हैं, यानी कि वहां पर सबसे ज्यादा जाए पाए जाते हैं। उसके बाद फिर ड्यूडेनम, स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन में लेस लाइकली होते हैं। और इसमें पेशेंट की हिस्ट्री थी 51 ईयर ओल्ड, तो 51 ईयर ओल्ड जो पेशेंट है ना, मतलब लेस लाइकली होता है कि इस एज में जाके जो है वो गार्डनर सिंड्रोम पहली दफा प्रेजेंट करेगा। फिर हेमाटोमेटस पॉलिप जो है वो पुट जैगर जिसको कहते हैं आप, वो जो है क्लस्टर ऑफ पॉलिप्स होते हैं, और वो भी जुजिनम और आइलियम में ज्यादा पाए जाते हैं, और ड्यूडेनम के एरियाज में उसकी भी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होती। तीसरी चीज थी ये हाइपोप्लेजिया, ये तो करेक्ट था क्योंकि इसमें मल्टीपल लेस देन 5 मिलीमीटर स्मॉल सब म्यूकोजल नोड्यूल्स हैं, वो हैं। और दूसरा उसके बाद ड्यूडेनाइटिस में जो है वो आप ऑब्वियसली आपको साथ इरोजन और साथ स्वेलिंग ऑफ जो इसकी जो म्यूकोजा है वो जरूर मिलती है, और उसके साथ फिर आपको ये नहीं होता कि आइसोलेटेड सिर्फ ड्यूडेनाइटिस मिले, तो साथ थोड़ा सा आपको गैस्ट्रिक एंट्राइटिस या गैस्ट्रिक एंट्रल पार्ट का जो गैस्ट्राइटिस है वो भी साथ आपको मिलता है। तो इसलिए इसके अंदर जो अगर आपको ऐसे नोड्यूल नजर आए तो याद आपने कर लेना है कि जो है। अच्छा जी, हाँ, प्लीज एक्सप्लेन फिगर 1 कौन सी है जिसमें ये भी वही नोड्यूल्स की है उसमें ना, वो जो इसमें है। अच्छा जी, उसके बाद फिर अब आते हैं हम 35, ये है हमारा क्वेश्चन 9। ठीक है जी, 9 में था 35 ईयर ओल्ड मेल पेशेंट विद जॉन्डिस एंड वेट लॉस। अच्छा जी, हाँ। अच्छा, इसमें तो दो तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट थी देखने वाली ना। एक तो इसमें ये था कि इसमें जो जाहिर बात है जो प्रोबेबल मैच था, या जो आपके पास मतलब दो ऑप्शन जो मेन थी आपकी, वो उसमें से एक पैंक्रियाटिक डक्टल कार्सिनोमा था, और दूसरा आपके पास ऑटोइम्यून पैंक्रियाटाइटिस था। एक सेकंड दीजिएगा। अच्छा, इसमें जो आप इसमें जो फाइंडिंग्स आप लोगों ने देखी थी उसमें ये था कि जो हेड ऑफ पेनक्रियाज का एरिया है यहाँ पे, इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पे एक तो इसके अंदर आपको सॉर्ट ऑफ डबल डक्ट साइन मिल रहा था कि सीबीडी थोड़ी सी डायलेटेड थी, और दूसरा ये जो पेंक्रियाटिक हेड का एरिया था ये थोड़ा सा क्या कहते हैं उसको, हाइपोडेंस था या इनलार्ज था थोड़ा सा।
और उसके अलावा जो बाकी पेंक्रियाज था उसमें जो फाइंडिंग इंपॉर्टेंट थी वो ये थी कि इसका जो नॉर्मल फीदरी पैटर्न होता है पेंक्रियाज का वो सारे का सारा लॉस था। आपको पता होगा कि वो उसकी जो सर्फेसेस हैं वो थोड़ी सी नॉडुलर सी होती हैं, जबकि इसमें अगर आप देखें तो इसके अंदर इसकी जो सरफेस थी वो ऑलमोस्ट प्लेन हुई पड़ी थी। अच्छा, और ये जो केस है ना मतलब इसमें और एक्यूट पैंक्रेटाइटिस का भी हम देख चुके हैं, उसकी पेरेंट्स इस तरह की नहीं होती। क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस में क्या होता है कि वो ट्रॉफी हुआ होता है और उसके साथ कैल्सिफिकेशंस या डक्टल कैल्सिफिकेशन इस तरह की डेवलप हो जाती हैं, और पैंक्रेटिक डक्टल कार्सिनोमा भी हो सकता था, और इसीलिए इस पेशेंट को बायोप्सी तक लेके जाया गया था। लेकिन ऑब्वियसली अगर हम लोग आप लोग अपनी नॉर्मल प्रैक्टिस में से याद करें तो उसमें जो पैंक्रियाटिक डक्टल कार्सिनोमा होता है वो इससे थोड़ा सा ज्यादा एग्रेसिव होता है, और ज्यादा उसमें इरोजन्स की होती हैं, और साथ इरोजन्स कह रहा हूँ, इन्वेजन्स होती हैं आसपास के वेस्कुलर स्ट्रक्चर्स के अंदर। तो इसके अंदर जो दूसरा यानी कि जो इसमें पेशेंट में था वो चूंकि लॉस ऑफ फेदरी पैटर्न था, और साथ इसमें जो इसकी हेड के एरिया में हाइपोडेंस एरिया पड़ा हुआ था, तो ये मोस्ट लाइकली जो था, बल्कि ये तो डायग्नोज ही ऑटोइम्यून पैंक्रेटाइटिस के तौर पे हुआ था। और ये पेशेंट्स भी यहाँ पे प्रेजेंट करते हैं हमारी पॉपुलेशन के अंदर भी, और उसमें भी जारी बात है कि ये इसी तरह ही होते हैं कि इसमें आपके जो पेशेंट्स हैं वो ट्यूमर के तौर पे आते हैं और फिर बायोप्सी में जाके वो लोग क्लियर होते हैं कि ये हो सकता है। अब जो अच्छा जी, ये वेसल दिखाई हुई है उन्होंने ना, तो ये तो वेसल है, साथ इमेजेस के अंदर एक्स्ट्रा है। पॉइंट्स इन फेवर ऑफ ऑटोइम्यून लॉस ऑफ फेदरी पैटर्न है, और फोकल हाइपोडेंस एरिया विद नो सिग्निफिकेंट इन्वेजन्स है। हाँ, सीए देखें, सीए मैं बता रहा हूँ, इसमें सीए भी क्लोज इसका डिफरेंशियल है, बिल्कुल है। लेकिन उसमें सीए में अगर आपका इस साइज का ट्यूमर होगा ना तो वो ज्यादा इंग्रेसिव है। बिल्कुल फोकल भी हो सकता है ना इसमें, आपका जो ट्यूमर है वो भी, लेकिन क्या इसमें जो आपको जो टेक होम मैसेज है ना वो ये है कि हर हाइपोडेंस एरिया पेंक्रेटिक हेड के अंदर जरूरी नहीं कि वो एडेनोकार्सिनोमा ही हो, ठीक है। और फिर दूसरा, इस और उसके साथ आपने बाकी फीचर्स भी देखने हैं। तो ये बेसिकली जो है वो हाइपोडेंस एरिया जो है ये बेसिकली इसमें था। इसमें इसमें ये जो फिगर है मेरे ख्याल से ये शायद है तो वैसे ही की। बहरहाल इसको मैं देख लूंगा, क्योंकि ये इमेज जो है ना शायद कहीं और से आ गया है इसके अंदर। पर लेकिन इसमें वो पेंक्रियाटिक जो ऊपर के चार इमेजेस थे ना इसमें कैल्सिफिकेशंस नहीं थी। अच्छा जी, उसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे चलें। एक सेकंड। अच्छा, ये था अगला पेशेंट जो कि फीमेल पेशेंट है। इसमें अब आप इसमें इसकी हिस्ट्री देखें, इसकी हिस्ट्री में काफी सारा कुछ जो है आप उसने बता दिया। एक तो ये कि 46-year-old फीमेल पेशेंट विद सीवियर हार्ट डिजीज, पहली चीज, एंड ऑन मल्टीपल मेडिकेशन प्रेजेंट विद dysphagia एंड इनएबिलिटी टू swallow सॉलिड फूड सिंस मॉर्निंग। एक तो इसकी शॉर्ट हिस्ट्री है, तो इसलिए जो है ना इसमें एक तो इम्पोर्टेंट पहली फाइंडिंग ये है कि इसका बहुत शॉर्ट किस्म की हिस्ट्री है। दूसरा ये है कि अगर आप इसके अंदर इसकी लोकेशन देखें ना तो इसमें जो यानी कि इसकी हिस्ट्री के अंदर जो सबसे पहले इम्पोर्टेंट शॉर्ट हिस्ट्री, एज और हार्ट डिजीज, ये तीन चीजें आप लोगों ने पहले कंसिडर करके फिर चलना है। बैरेट्स का इसलिए नहीं हो सकता कि ऑब्वियसली उसका इतनी शॉर्ट हिस्ट्री के साथ जो है वो मतलब प्रेजेंटेशन नहीं होती, वो लॉन्ग हिस्ट्री के साथ होती है। उसके बाद दूसरा ये था कि जो रिफ्लक्स एसोफेजाइटिस है, रिफ्लक्स एसोफेजाइटिस भी इसके अंदर एक वो होता है, लेकिन वो भी इतनी सारी म्यूकोजल अल्सरेशन वगैरह के साथ नहीं आता। वो पेशेंट ज्यादातर पेन के साथ प्रेजेंट करते हैं। फिर इसोफेजियल कार्सिनोमा जो होता है उसमें क्या प्रॉब्लम होती है कि वो उसमें इरेगुलरिटी और वो सर्कमफ्रेंशियल थिकनिंग और वो सारा कुछ होता है। और इसमें जो है इसमें क्या था कि यहाँ पे जो फिजियोलॉजिकल नर्विंग के एरियाज होते हैं, जो कि हमारे पास दो एरियाज होते हैं, एक ये कि आपके जो लेफ्ट मेन स्टेम ब्रोंकस का, ठीक है, और उसकी वजह से क्या होता है कि जब आप किसने कोई टैबलेट वगैरह खाई होगी तो वो वहां पे आके रुक गई, और उसकी वजह से ये फीलिंग डिफेक्ट सारे आ रहे हैं।
और उसने क्या किया है कि यहाँ पे सारी की सारी जो है वो अल्सरेशन या उसको करके तो एरोड कर दिया। तो ये जो पेशेंट था ये ड्रग इंड्यूस्ड इसोफेजाइटिस का था। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसकी हिस्ट्री थी, और दूसरा ये चीज डायग्नोज करना था कि जो ये एरियाज हैं ये उन जगहों पे होंगे जहाँ पे एओर्टिक आर्च का एरिया आता है या जो है लेफ्ट मेन स्टर्न ब्रोंकस का एरिया आता है। तो अगर आपको क्वेश्चन के अंदर ये दो एरियाज दिए गए हैं कि यहाँ पे आपको अल्सरेशन या वो मिल रही है इन्फ्लेमेटरी चेंजेस या म्यूकोजल इरेगुलरिटी, तो वो सारी की सारी जो है आपकी उसकी रीजन जो है वो नॉर्मली ड्रग इंड्यूस एसोफेजाइटिस है कि उसने, और फिर है भी वो हार्ट पेशेंट ना, तो हार्ट की जो मेडिसिन हैं वो सबसे ज्यादा जो है वो इसोफेजाइटिस करती है। इसी तरह लेंट्रोनेट ये जो आजकल टेबलेट्स देते हैं उसके लिए डेक्सा स्कैन में अगर कम आ जाए तो वो भी इसमें इसोफेजाइटिस करती हैं। तो ये सारी की सारी जो मेडिसिन हैं टेट्रासाइक्लिन वो भी इसके अंदर आपको दे सकते हैं। तो ये जो कार्डिक पेशेंट के साथ अगर आपको इसोफेजियल सिम्टम्स के साथ पेशेंट प्रेजेंट करता है तो उसमें आपने पहले नंबर पे जो है वो ड्रग इंड्यूस इसोफेजाइटिस ही जो है कंसिडर करना है। अच्छा, उसके बाद जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन था ये। अच्छा, इसमें जो था ना दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट थी। एक तो ये था कि टिपिकल जो पेशेंट है उसमें आपके पास जो ऑप्शंस दी गई थी वो थी कन्वेंशनल एचसीसी, फोकल नोडुलर हाइपरप्लेजिया, हेपेटिक कैवर्नस हेमेंजियोमा, फाइब्रोलैमेलर एचसीसी, और फिर पेरिफेरल कोलेंजियोकार्सिनोमा। अच्छा, इसमें जो करेक्ट आंसर था वो फाइब्रोलैमेलर एचसीसी था, और उसकी जो रीजन थी वो ये था कि एक तो इसमें आपको जब भी ये एचसीसी का पेशेंट है ना, तो अगर तो आपने टिपिकल सिरोसिस नहीं है लिवर के अंदर या उसके अंदर आपको इरेगुलरिटी ऑफ मार्जिन नहीं मिल रहे और आपको उसमें कोई सिरोसिस की और फाइंडिंग्स नहीं मिल रही, तो उसमें फिर ज्यादा चांसेस ये हैं कि आप उसमें उसको एचसीसी अपफ्रंट कॉल ना करें। हम लोग की यहाँ टेंडेंसी है, चूंकि हम एचसीसी के पेशेंट बहुत ज्यादा देखते हैं, तो हम जो है वो एक जैसे ही हमें उसमें ट्यूमर नजर आता है तो हम फिर फौरन अपफ्रंट उसको एचसीसी कह देते हैं। तो एग्जाम में आपको ना टिपिकल एचसीसी वो नहीं लगाएंगे। उन्होंने क्यों लगाना है? क्योंकि उनको तो पता है कि आप लोग सारा दिन यही काम करते रहते हैं। अगर वो एचसीसी लगाएंगे तो उसमें एचसीसी की कॉम्प्लिकेशन होगी कि जिस तरह जो है अगर पेशेंट एचसीसी का आपके उसके साथ प्रेजेंट कर जाता है क्या कहते हैं, यानी कि एचसीसी है वो मोस्ट कॉमन कॉज है हीमोपेरिटोनियम की इन इन एसिरोटिक पेशेंट्स। और वो पेशेंट कई दफा आपको यानी कि जो ब्लीड करेगा ना, अगर कोई भी जो पेरिटोनियल ब्लीड अगर कोई भी ट्यूमर कर सकता है ना, तो सिर्फ एचसीसी कर सकता है। तो इसलिए वो नॉर्मली एग्जाम में इस तरह के केसेस लगाते हैं कि जिसमें पेशेंट हीमोपेरिटोनियम के साथ आया और आपने अल्ट्रासाउंड किया तो पता लगा नोड्यूल है, तो वो कौन सा नोड्यूल है। तो वो इनवेरिएबली हमेशा सिर्फ और सिर्फ एचसीसी ही हो सकता है, क्योंकि सिर्फ पेरिटोनियल ब्लीडिंग नॉर्मली सिर्फ वही देता है। बाकी जो है वो इंटरनल ब्लीडिंग तो करते हैं, जैसे हमने सिस्ट में देखा है, हमने एडिनोमास में देखते हैं, उनमें तो होते हैं। इवन कि कैवर्नस में एंजियोमा में वो जो है हेमेटोक्रिट की वजह से कई बार स्टेसिस स्टार्ट हो जाता है, कोगुलेशन हो जाती है। लेकिन जो एक्स्ट्रा या पेरिटोनियल ब्लीडिंग है वो एचसीसी का टिपिकल फीचर है। तो जब भी आपने एचसीसी कॉल करना है तो उसमें आपने, और इसमें बाकी तो सारे फीचर्स वही थे कि आर्टेरियलाइज लीजन था और जो पोर्टल वीनस फेज में वो हाइपोडेंस था या जिसमें वॉश आउट हो चुकी हुई थी इसके अंदर था, तो ये मेलिग्नेंट। लेकिन जो उसकी कैच थी वो ये थी कि क्या ये सिंपल एचसीसी है या ये वो दूसरा मतलब एचसीसी है जो फाइब्रोलैमुलर एचसीसी है। तो इस तरह के पेशेंट्स में नॉर्मल लिवर के साथ आपने फाइब्रोलैमुलर एचसीसी को नहीं जाने देना, और खासतौर पर अगर सेंट्रल सारा इस तरह का नेक्रोटिक एरिया हो और वो उस बाद में कोई डिलेड फेजेस भी एनहांस भी कर रहा हो, तो उसमें आप फिर इसको फाइब्रोलैमुलर एचसीसी की तरफ ले जाएंगे। तो इसमें कैच सिर्फ और सिर्फ जो मेन था वो यही था कि ना तो उन्होंने बीसी की कोई हिस्ट्री दी हुई थी, ना कोई एल्कोहलिक सिरोसिस का लिवर पेशेंट था, तो इस वजह से आपने इसमें फाइब्रोलैमुलर एचसीसी को ही नंबर 1 पे रखना था। बाकी जो ट्यूमर जो फोकल नोडुलर हाइपरप्लेजिया आपको पता है कि जो है मोर होमोजेनस होता है, और वो इस तरह इतना बड़ा वैसे भी साइज में नहीं हो सकता, लेस देन 5 सेंटीमीटर नॉर्मली होते हैं। कैवर्नस हेमेंजियोमा में इस तरह की फिल इन और वॉश आउट नहीं होता था हमेशा। अगर फिल इन स्टार्ट हुई है तो उसने अगर इस फेज में इसको इस कलर यानी इस इंटेंसिटी का होना चाहिए था। और उसके बाद जो आपका है ये जो फाइब्रोलैमिन ये तो ठीक है, और क्लेंजोकार्सिनोमा ऑब्वियसली जो है वो रिट्रैक्शन ऑफ कैप्सूल वो इतना मैस इफेक्ट नहीं देता, वो उल्टा फाइब्रोसिस की वजह से ना उसको कॉन्ट्रैक्ट करता जाता है चीजों को ना, और वो भी डिलेड एनहांसमेंट करता है। और उसके बाद इसमें उसको ज्यादा एनहांसिंग होना चाहिए था आर्टीरियल फेज से अगर ये क्लेंजोकार्सिनोमा होता तो। अच्छा जी, उसके बाद अगला पेशेंट है, ये तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है आपका कि इसमें जो था आपने कि रेक्टिकल कार्सिनोमा डिफर्स फ्रॉम कोलोन कार्सिनोमा इन ऑल ऑफ द वेज एक्सेप्ट। तो जाहिर बात है जो एक्सटेंट ऑफ प्री ऑपरेटिव इमेजिंग एवेल्युएशन है वो बिल्कुल डिफरेंट है दोनों की,
क्योंकि आपने उसमें इसमें तो आपकी उसकी पेल्विस का आप एमआरआई करते हैं, और उसके बाद पाथवे ऑफ स्प्रेड इसके डिफरेंट है। पाथवे ऑफ स्प्रेड में क्या होता है इसमें कि जो इसमें जो लोकल इन्वेजन है रेक्टल कार्सिनोमा की वो ज्यादा है, और जो जिसकी वजह से सर्जरी पहले करने से पहले आपको इसको स्टेज लाजमी करना पड़ता है। फिर ये जो है रिट्रोपेरिटोनियल लिम्फेटिक्स और सिस्टेमिक वीनस ड्रेनेज के थ्रू चलता है, तो इसका मतलब है इसका स्प्रेड भी डिफरेंट है। जो कि जबकि कोलन कार्सिनोमा जो है वो पोर्टल वीनस ड्रेनेज के थ्रू चल रहा होता है, तो उस वजह से क्या होता है कि वो लिवर में मेट्स पहले दे देता है। जबकि ये चूंकि सिस्टेमिक में जाता है तो इसमें लंग के मेट्स आपके भी उतने ही फ्रीक्वेंटली आते हैं जितने आपके लिवर के आते हैं, और उसके बाद इसकी रिकरेंस ज्यादा है, लाइकलीहुड ऑफ रिकरेंस। तो ये जो है कोलन कैंसर की इतनी रिकरेंस नहीं है जितनी इसकी रेक्टल कार्सिनोमा की है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि जाहिर बात है कि टाइप तो एक ही है ना हिस्टोपैथोलॉजी में। वो तो जो है एडिनोकार्सिनोमा वो भी एडिनोकार्सिनोमा है, ये भी एडिनोकार्सिनोमा है। तो इसलिए जो है ना इसके अंदर हिस्टोपैथोलॉजी थी वो तो एक ही थी। अच्छा जी, उसके बाद अगला है हाँ ये वाला पेशेंट। अच्छा, इसमें जो फाइंडिंग्स हैं, सबसे पहले तो इसकी फाइंडिंग्स इंपॉर्टेंट है। इसमें जो आपका कोलन के एरियाज है ना इन्वॉल्वमेंट, उसमें रेक्टम क्लियर है, ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा इसके अंदर। और उसमें जो आपके एक मिनट, इसको आपको इमेजेस जरा ऊपर करके दिखाता हूँ। पहला इमेज ये था, इसमें आपके पास एक तो ये जो क्या कहते हैं आपकी हेपेटिक फ्लेक्चर, और यहाँ तक कोलन जो थी ना ये इन्वॉल्व थी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद दूसरा इसके साथ और क्या था कि जो अगर मैं इस वाले एरिया को लाऊं सामने, तो इसमें यहाँ पे जो रेक्टम की जो म्यूकोजा और रेक्टल जो एरिया था वो ठीक था, ठीक है, दो फाइंडिंग। उसके बाद आपने एक चीज और इसमें जो देखनी थी वो ये थी कि क्या स्मॉल बाउल इन्वॉल्व है। तो आप इसमें स्मॉल बाउल के जितने भी एरियाज नजर आ रहे हैं इसमें बेशक देख लें तो ये सारी की सारी स्मॉल बाउल जो है वो बिल्कुल ठीक पड़ी है, बल्कि किसी भी इमेज में आपको स्मॉल बाउल का कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आया। इवन किसमें मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखें इसमें भी जो है वो आपका। तो अब जब भी आपको इसमें हो ना क्या कहते हैं ये जो सीटी खास तौर पे मिले, तो सबसे पहले आपने ना उसकी डिस्ट्रीब्यूशन को जॉल्ट डाउन करना है, या आपने उसको कन्फाइन करना है कि इसकी डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न क्या है। कुछ भी देखने से पहले, कुछ भी माइंड में लाने से पहले आपने सबसे पहले इसकी डिस्ट्रीब्यूशन को बिल्कुल अनबायस्ड तरीके से क्लियर करना है कि जो लार्ज बाउल है वो कहाँ से कहाँ तक इन्वॉल्व है। इसमें असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन और डिसेंडिंग कोलन का कुछ पार्ट सिग्मोइड कोलन तक जो है इन्वॉल्व था, जो मेरा अंदाजा है। और इस वजह से अब आपके जो डिफरेंशियल्स हैं वो सिर्फ उन स्मॉल बाउल की स्पेयरिंग है और रेक्टम की स्पेयरिंग है। अब हम चलते हैं कि जिसमें क्या क्रोन्स डिजीज हो सकता है। तो क्रोन्स डिजीज प्रिडोमिनेंट लार्ज बाउल में सिर्फ प्रेजेंट करना ऑलमोस्ट साइट इम्पॉसिबल है। कुछ ना कुछ आपको थोड़ी सी जो है वो इन्वॉल्वमेंट, खासतौर पे अगर आपको लार्ज बाउल की मिलेगी भी सही, तो इसके अंदर भी जो आपकी रेक्टल इन्वॉल्वमेंट है वो प्रिडोमिनेंटली ज्यादा है क्रोन्स कोलाइटिस में भी। और फिर दूसरा ये है कि अगर आपको वो क्रोन्स कोलाइटिस का पेशेंट दिखाने लगे हैं, तो वो आपको स्मॉल बाउल या आलियोसिकल जंक्शन या डिस्टल आइलियम इन एरियाज का ज्यादा शो करेंगे एज कम्पेयर टू कि आपको एक सिंपल एक टिपिकल लार्ज बाउल प्रेजेंटेशन के साथ पेशेंट दे दें। क्योंकि वो आपका जारी बात है कि फेलोशिप का एग्जाम है आपका, सब स्पेशलिटी फेलोशिप तो है नहीं कि उन्होंने आपको जो है वो ये टिपिकल चीजें दिखानी है। तो इसमें जो दूसरी चीज जो थी वो ये थी कि सूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस पे हम आ जाते हैं पहले। तो सूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस के अंदर जो हिस्ट्री है वो नॉर्मली क्या होती है कि उसमें पेशेंट हॉस्पिटलाइज होता है, और वो बड़े लंबे चौड़े अरसे से जो है ना आपके पास एंटीबायोटिक्स पे होता है। और तीसरा ये होता है कि उसमें आपको पता है कि उस जितनी थिकनिंग कॉलन की कोई भी डिजीज नहीं करता, तो उसमें तो आपको बहुत एक्सटेंसिव किस्म की जो है डिजीज की है वो मिलती है। और प्लस वो अकॉर्डियन साइन या थंब प्रिंटिंग जिसको कहते हैं, और प्लस ये होता है कि उसमें आपको थोड़ी बहुत जो साइटीज है वो भी जरूर मिलती है सूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस के अंदर। अल्सरेटिव कोलाइटिस में अगर आपको कॉलन ठीक नजर आ गई है तो बस फिर आप वो कॉलन कह रहा हूँ रेक्टम और रेक्टोसिग्मोइड जंक्शन जो है ना वो ठीक आ गई है ना नजर, तो इसका मतलब है कि वो आपको आइदर या तो पार्शली ट्रीटेड कोई स्पॉस्ट्री से आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस दिखा रहा है, या अगर दूसरी सूरत जो ज्यादा चांसेस हैं वो यही है कि भाई वो अल्सरेटिव कोलाइटिस ही नहीं दिखा रहा आपको। तो इसका मतलब ये है कि इसमें से अल्सरेटिव कोलाइटिस भी बाहर गया। उसके बाद रह गया इस्कीमिक कोलाइटिस। इस्कीमिक कोलाइटिस में आपके पास दो ही ऑप्शन होती हैं, या वो आपका आई वो जो उसके अंदर कोलाइटिस होगा एसएमए की वजह से। तो एसएमए कोलाइटिस के अंदर आपको पता है कि जो वाटरशेड एरियाज हैं
उसमें जो नहीं सॉरी जो अगर एसएमए का क्लाइट वो स्कीमिया है तो स्मॉल बाउल स्पेयर कभी भी नहीं हो सकती, ठीक है। क्योंकि जाहिर बात है एसएमए की प्रेडोमिनेंट सप्लाई जो है वो स्मॉल बाउल की, और उसमें स्मॉल बाउल भी थे, और बल्कि उसमें लार्ज बाउल से ज्यादा स्मॉल बाउल इन्वॉल्व होती है अगर आपका एसएमए का। आईएमए का हो तो क्या होता है, डिसेंडिंग कोलन वाला पार्ट जो है वो इंपॉर्टेंट होता है, और फिर दूसरा ये कि अगर हाइपोवोलेमिया की वजह से आपका या वो क्या कहते हैं वाटरशेड एरियाज इन्वॉल्व हो, तो फिर आपका सिर्फ स्प्लेनिक फ्लेक्सर का एरिया ऐसा है जहाँ पे एसएमए और आईएमए की जो क्रॉसिंग आ रही है। दूसरा जो अगर वीनस कंजेशन होगी तो वीनस कंजेशन में भी आपकी स्मॉल बाउल साथ लाजमी इन्वॉल्व होगी। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम इस्कीमिक कोलाइटिस को सोच रहे थे तो उसको हम इसकी डिस्ट्रीब्यूशन की बेस पे हमें निकालना पड़ेगा। हम उस इस डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर उसको जो है वो नहीं सोच सकते किसी भी तरह कि वो इसके ऑप्शन में आएगा। तो इसका मतलब ये है कि अब हमारे पास जो ले देगी एक ऑप्शन बचती है वो इन्फेक्शियस कोलाइटिस है। और इन्फेक्शियस कोलाइटिस जो है उसमें आपने इसको आगे फर्दर कभी भी डिफरेंशिएट नहीं करना कि ये सी डिफिसिल है या कंपाइलोबैक्टर है या मीबिक है, वो नहीं आप कर सकते, और वो करना भी नहीं चाहिए। तो इसलिए इसका मतलब ये है कि आपके पास जो सबसे ज्यादा इन्फेक्शियस कोलाइटिस तक आए, इवन के बहुत सारे लोग ना टीबी भी कई दफा कमेंट कर देते हैं, लेकिन बाद में फिर ना आपको मेरा ख्याल है कि एज ए क्या कहते हैं उसको, यानी कि उसको डिफेंड करना भी मुश्किल हो जाता है कि फिर आपको ना, यानी कि ऐसी चीजों में आप ओपन एंडेड आंसर ना किया करें, आप उसमें थोड़ा सा ब्रॉड रहा करें कि भाई मतलब कि भाई ताकि आगे से वो कोई आपके ऊपर वापस हमला ना कर सके जो आपका एग्जामिनर है, क्योंकि वो तो इसी काम के लिए बैठे होते हैं वहां पे। तो उसमें आपकी जो वर्ड्स की सिलेक्शन है और वो जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। और इसके अंदर भी अगर आप इसको लेके आराम से वो क्या कहते हैं स्टेप बाय स्टेप चलें तो बड़े आराम से आप इसमें सारी चीजों को एक्सक्लूड कर सकते हैं, और डायग्नोसिस ऑफ इंक्लूजन जो है वो इन्फेक्शियस कोलाइटिस तक आपका आ सकता है। तो ये थ्योरेटिकली भी इंपॉर्टेंट इसी तरह ही है, और जो प्रैक्टिकली अगर आपको एग्जाम में केस लगता है तो इसमें जरूर ये देखें कि जो है ना आपने इसकी डिस्ट्रीब्यूशन जब तक क्लियर नहीं होती ना, आप कुछ ना बोले मुंह से, आप बस चुप करके जो है ना वो देखते रहें बस कि भाई हाँ ये चीजें हैं, ये नहीं है, और जब आपका डायग्नोसिस कंफर्म हो जाए फिर उसके बाद आपने चलना है। तो ये जो पेशेंट था ये आपका इन्फेक्शियस कोलाइटिस का पेशेंट था। अच्छा जी, अब हम आते हैं अगले पे। अगला जो था हमारा क्वेश्चन नंबर 14। इसमें सबसे पहले तो उसने बताया आपको कि जो पेशेंट है वो अल्कोहलिक सिरोसिस के साथ पेशेंट प्रेजेंट हो चुका हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि मल्टीपल रीजनरेटिव नोड्यूल्स और वेरिएबल साइजेस वो तो आपको नजर आ ही रहे हैं। अब रह गया था क्वेश्चन कि ये जो एरिया है, ये जो एक सेकंड में, ये देखें ये क्या एरिया है। अच्छा, ये जो एरियाज होते हैं ना इस किस्म के, एक सेकंड, और एक और भी इमेज इसका अच्छा था, ये वाला था, ये वाला। तो इसमें ये मेरे ख्याल से यहाँ की जो हमारी एरिया है इसमें सबसे ज्यादा मिस डायग्नोसिस ये होता है कि हम इस तरह के जो एरियाज होते हैं ना उनको हम सॉर्ट ऑफ मेंशन ही नहीं करते। और ये देखिए इसमें ज्यादा क्लियर है, ये वाला जो एरिया है हाइपोडेंसा, ठीक है। तो इसमें जो वेज शेप्ड एरियाज पेरिफेरी में कहीं पे भी आपको नजर आ जाएं, आपके अपनी नॉर्मल प्रैक्टिस के अंदर या आपको जो है वो उसके अंदर जो जो के थोड़ा सा रिलेटिवली डिलेड इनहांसिंग हो या थोड़ा सा वो हाइपो इनहांसिंग हो बाकी लिवर के साथ, तो वो इनवेरिएबली जो है वो फोकल कॉन्फ्रंट फाइब्रोसिस के पेशेंट्स होते हैं। क्लेंजियोकार्सिनोमा से इसको कैसे करना है, क्लेंजियोकार्सिनोमा में जब आपके इसमें जो है ना हाइपो एनहांसमेंट आपकी चलती रहती है, और दूसरा ये है कि जो जो क्लेंजियोकार्सिनोमा है ना उसमें इतना ज्यादा वॉल्यूम लॉस नहीं होता, वो थोड़ा सा कैप्सुलर रिट्रैक्शन जरूर कर रहा होता है उस जगह पे, लेकिन वो इस तरह नहीं होता कि ये पूरे का पूरा, अब ये देखें ये आ रहा था और इसको इस तरह जाना चाहिए था, लेकिन अब ये पूरे का पूरा अंदर डिप करके फिर बाहर निकल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन होता या ये ग्रो कर रहा होता तो वो कभी भी ये नहीं हो सकता कि वो ग्रो करते हुए रिट्रैक्ट कर ले चीजों को। वो उसमें ये जरूर होता है कि कैप्सुलर रिट्रैक्शन होती है उस जगह पे थोड़ी सी, लेकिन इस तरह नहीं होता है कि वॉल्यूम लॉस ही आपको पूरा पैरेन्काइमा का मिलना शुरू हो जाए। तो इसलिए ये पेरिफेरल जो क्लेंजियोकार्सिनोमा था इसकी ये जो था ये लेस लाइकली था इसके अंदर, और जो फोकल कॉन्फ्रंट फाइब्रोसिस था वो ज्यादा था। अब ट्रीटेड लिवर मेटास्टेसिस एंड एचसीसी की पॉसिबिलिटी हो सकती थी, लेकिन आपको पता है कि जब एचसीसी यहाँ पे ट्रीट किया जाता है तो नॉर्मली क्या होता है वो कि आपको उसकी हिस्ट्री भी दी जाती है थोड़ी बहुत, और दूसरा ये होता है कि उसके साथ अगर उन्होंने लिपोइडल वगैरह यूज किया तो हाइपरटेंस एरियाज भी नजर आ रहे होते हैं, और कुछ ना कुछ आपको उसका
जो पेरिफेरी में जो डिपॉजिट किया होता है या कुछ इस तरह की चीजें ना वो भी साथ मिल रही होती है आपको। तो अगर आपको इस तरह की कोई हिस्ट्री नहीं साथ मिल रही और आपको एक इस तरह का एरिया मिल रहा है जो कि वेज शेप्ड है, तो ये याद रखें कि उसको आपने चाहे थ्योरी है चाहे आपका एक्स बाय वाई, उसको आपने हेपेटिक कॉन्फ्लुएंट फाइब्रोसिस ही देना है और इसको एक अच्छा अल्टरनेट डायग्नोसिस में कर दें। स्प्लीन में क्या शो हो रहा है? स्प्लीन में जो है ना, आपको आइडिया है कि ये एनहांसमेंट इसकी तरह स्लो होती है, तो इस तरह के एरियाज आपको जो है वो स्प्लीन में कॉमनली नजर आते हैं जब आप फिजिक्स सीटी कर रहे होते हैं। तो उसमें वो किसी तरह भी प्रेजेंट कर सकते हैं, वो स्कैटर्ड हाइपोटेंस एरियाज भी होते हैं, क्योंकि स्प्लीन जब खासतौर पे जो पोर्टल वीनस हाइपरटेंशन होती है ना, उसमें आपको पता है कि स्प्लीनिक वेन ने भी आके पोर्टल वेन में ड्रेन करना है, तो जब प्रेशर ज्यादा होगा ना तो उसको फिल होने में भी टाइम ज्यादा लगता है। तो इस तरह के जो एरियाज है हाइपोडेंस से जो स्प्लीन में नजर आते हैं, वो नॉर्मली पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से उसकी डिलेड फिलिंग जो कुछ कहते हैं वो रेड पल्प व्हाइट पल्प, लेकिन बहरहाल जो सिंपल तरीका है इसको याद रखने का वो यही है कि जो स्प्लीन है ना उसने आहिस्ता आहिस्ता करना है। सी एन फाइब्रोसिस फाइनल विल बी स्टोपैथनो। आप इसमें इसके अंदर या तो इसको आप फॉलो अप कर लेते हैं, आपको इसमें जो है ना सिरोटिक लिवर, उसको आपने इतने आराम से जो है ना वो नहीं करना, क्या कहते हैं सिरोटिक लिवर को बायोप्सी में नहीं लेके जाना होता अनलेस के। और दूसरा ये है कि लेस लाइकली है कि कोलेंजियो आपको इतनी फ्रीक्वेंटली मिलेगी, अगर मिलेगा तो एचसीसी मिलेगा, और एचसीसी मिलेगा तो आपको आर्टीरियल में आएगा। तो उसके अंदर बेहतर ये होता है कि इस तरह के पेशेंट्स के अंदर ना लीस्ट एग्रेसिव रहा करें। लीस्ट एग्रेसिव से मुराद ये कि शॉर्ट टर्म फॉलोअप कर लें, ठीक है, उसके अंदर देख लें, या अगर आपको फीचर ऐसा मिल रहा है जो कोलेंजियो के लिए बहुत ज्यादा कन्विंसिंग है और आप बिल्कुल कन्विंस हो चुके हैं, फिर आप ले जाएं उसको उसकी तरफ। लेकिन आइडियली ये होता है कि आप बायोप्सी बायोप्सी अगर करेंगे ना वहां पे ज्यादा, तो वो लोग फिर ना थोड़े से क्या कहते हैं टर्न ऑफ हो जाते हैं। जो आपके एग्जामिनर्स होते हैं उसकी रीजन ये होती है कि भाई अगर हर चीज बायोप्सी नहीं करनी है तो फिर रेडियोलॉजी वाले क्या कर रहे हैं। अच्छा जी, अगला केस जो है वो आपका था वो, हाँ ये वाला क्वेश्चन नंबर 15। अच्छा, 73-year-old मेल पेशेंट विद क्रॉनिक एब्डोमिनल पेन, ठीक है। उसमें आपके पास चार ऑप्शन दी गई थी, क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस, पैंक्रियाटिक इंट्राडक्टल पेपिलरी म्यूसिनस न्यूप्लाज्म या आईपीएमएन, और ये जिसको वो कहते हैं, ठीक है। और दूसरा था पैंक्रियाटिक डक्टल कार्सिनोमा, फिर म्यूसिनस सिस्टिक पैंक्रियाटिक ट्यूमर। अच्छा, अब इसमें जो जो दो तीन चीजें थी जो इम्पोर्टेंट थी आपके लिए, वो ये था कि तो इसकी अपेयरेंस देखें आप, ये देखें, इसमें आपको कोई जो है वो क्या कहते हैं इसको, सेप्टेशंस और स्फेरिकल नहीं है ये, ठीक है। ये मतलब आपका एक सेकंड में, इसमें ये बिल्कुल आम सिस्टिक सा एक लीजन पड़ा हुआ है, और इसमें कोई सेप्टेशंस नहीं है, और दूसरा ये एलोंगेटेड सा है, ऑब्लोंग सा, ठीक है। ये दो फीचर्स बड़े इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, याद रखने हैं। जब भी आप पेंक्रियाटिक का कोई भी ट्यूमर देखें तो आपने इन चीजों को मेक श्योर करना है, क्या वो कॉम्प्लेक्स सेप्टेटेड है या नहीं, ठीक है। तो पहली चीज में ये थी। अब हम स्टार्ट करते हैं कि एक डिफरेंशियल को देखना। तो क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस क्यों नहीं है? क्योंकि क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस में सिर्फ एक फोकल इस तरह का जो ये वाला एरिया है ना, ये इस तरह प्रेजेंट नहीं होता। दूसरा ये होता है कि फाइब्रोसिस होता है। तीसरा ये होता है कि डक्टल इरेगुलरिटीज आती हैं और वो कैल्सिफिकेशन के साथ प्रेजेंट करता है। तो ऐसा तो कुछ नहीं है इसके अंदर, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज ये थी कि पैंक्रियाटिक डक्टल कार्सिनोमा अगर टेल में होता है, आप लोगों ने देखा होगा टेल के अंदर, तो वो कभी भी इतना बिनाइन तरीके से नहीं पड़ा होता। वो क्या कर रहा होता है, वो यहाँ से बाहर निकल चुका होता है, एक अद्दी वेसल को पकड़ चुका होता है, और साथ इस एरिया के अंदर कोई लिम्फ नोड या कोई ना कोई ऐसी चीज आ रही होती है। तो उसके जो मार्जिन होते हैं वो कभी भी पेंसिल ड्रॉन नहीं होते, वो हमेशा के सारे एग्रेसिव होते हैं जब भी वो एडिनोकार्सिनोमा की तरह प्रेजेंट करेगा इसमें, या डक्टल कार्सिनोमा जो भी होता है। उसके बाद फिर आता है म्यूसिनस पैंक्रियाटिक सिस्टिक ट्यूमर। उसके अगेंस्ट जो चीजें हैं, जो कि एक अल्टरनेट डायग्नोसिस था इसके अंदर, वो ये है कि ना इसमें सेप्टेशंस हैं, जो कि आप इस म्यूसिनस ट्यूमर के अंदर सीरियस होता तो फिर तो आपके पास ऑप्शन थी। लेकिन जो म्यूसिनस ट्यूमर्स हैं उनके अंदर हमेशा जो है वो मल्टीपल सेप्टेशंस होती हैं, और उसके बाद वो स्फेरिकल राउंडेड शेप ज्यादा नजर आते हैं आपको, क्योंकि उनकी डेवलपमेंट की ग्रोथ इस तरीके से होती है। तो इसका मतलब ये था कि इसके अंदर जो सिंपल आपके पास एक ऑप्शन जो प्रैक्टिकली बची थी, वो पैंक्रियाटिक इंट्राडक्टल पेपिलरी म्यूसिनस न्यूप्लाज्म या आईपीएमएन जिसको कहते हैं, ये वो था। और इसमें जो है यूनिफॉर्मली सारा हर तरफ से वो डायलेटेड थी, जिस तरह के पेनक्रियाटिक डक्ट को भर दिया गया है, और उसके अंदर जो है वो आपको नजर आती थी, ठीक है। तो इसमें आपने ये याद रखना है कि अगर आपको कन्विंसिंग एविडेंस ना मिले उसका कार्सिनोमा का टिपिकल का, तो आपने याद रखना है कि इसमें
जो यानी कि अगर म्यूसिनस ना मिले और टेल के अंदर पड़ा हुआ है या कहीं भी पड़ा हुआ है, तो आपने मेक श्योर करना है कि आप इसमें, और एलोंगेटेड है यानी कि जिस तरह पेंक्रियाटिक वो यानी कि उसकी जो आउटलाइन जा रही है उसी तरह वो ट्यूमर उसको फॉलो कर रहा है, तो फिर आईपीएमएन को जरूर कंसिडर करें इसके डिफरेंशियल के अंदर। अगला क्वेश्चन था 16 नंबर, 16 नंबर क्वेश्चन। अच्छा, उसमें ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, और इसमें जो था वो ये था कि क्या आपको फाइंडिंग्स मिल रही थी। इसमें एक तो ये एमआरआई का इमेज था और एमआरसीपी का एक इमेज ये लगा हुआ था, ये एमआरआई का इमेजेस हैं। तो इसमें आपको जो है वो सबसे पहले, इसमें सबसे पहले आपको जो है ना, हम डायलेटेड जो डक्ट्स हैं और स्टोन्स हैं, ठीक है, जो कि इंट्राहेपेटिक पार्ट सिर्फ डायलेटेड है, जो इसका एक्स्ट्रा हेपेटिक पार्ट है, मतलब इन्हें के जो सीबीडी और वाला एरिया है वो इसमें डायलेटेड नहीं है, और एक्स्ट्रा हेपेटिक। अच्छा, अब उसके अंदर, अब आपका जो पहला ऑप्शन था वो बिलरी हिमाटोमा। बिलरी हिमाटोमा इस तरह कभी भी यानी कि क्या कहते हैं उसको, हेपेटिक रीजन में नहीं होता, सॉरी पोर्ट हेपेटिस के रीजन में नहीं होता, या उसके पोर्ट हेपेटिस के राउंड नहीं होता, पहली चीज। दूसरा ये होता है कि मल्टीपल 1 से 1.5 सेंटीमीटर के छोटे 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 लीजन्स होते हैं, जो कि लेस देन नॉर्मली, जो मैंने प्रैक्टिस में देखे हैं वो नॉर्मली 8 to 10 मिलीमीटर के छोटे छोटे नोड्यूल से पड़े होते हैं। तो वो कभी भी इस तरह कॉन्फ्रेंट करके, और उसके अंदर जो है वो कैलकुलस बनना भी बहुत लेस लाइकली इसमें ऑप्शन होती है। फिर जो है वो दूसरा होता है वो पॉलिसिस्टिक डिजीज जो है, वो पॉलिसिस्टिक डिजीज जो होता है वो कभी भी इस तरह, यानी कि जो आपकी बिलरी चैनल्स हैं उनके साथ वो कम्युनिकेट नहीं करता। इसमें अगर आप इस पिक्चर को देखें तो इसमें बड़ी टिपिकल आपको पेरेंट्स नजर आ रही है कि ये जिस तरह बिलरी चैनल्स डिवाइड हो रहे हैं, उसी तरह ये जो पूरे के पूरे सिस्टिक एरियाज हैं उनके साथ 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 पड़े हुए हैं। उसके बाद रिकरेंट पायोजेनिक कोलेंजाइटिस नॉर्मली जो है वो किस तरह प्रेजेंट करता है, उसमें भी ये होता है, ये जो पेशेंट है ना, रिकरेंट पायोजेनिक कोलेंजाइटिस के, ये हमारी पॉपुलेशन में प्रेजेंट करते हैं, और वो लेस लाइकली होता है। उसमें क्या होता है कि आप स्कैन करते हैं, और आपको स्कैन करते ही पूरे के पूरे जो सीबीडीज हैं वो डायलेटेड नजर आती हैं, बड़े बड़े एकोजेनिक एरियाज पड़े होते हैं। तो हम उसको कोली, पता नहीं क्या वर्ड यूज लोगों ने किया, तो वो यूज कर लेते हैं कि जी इसमें जो है ना कैलकुलस बने हुए हैं जो आपकी बिलरी चैनल्स हैं उनके अंदर। तो टेक्निकली वो जो, अगर आपको इस तरह का डायलेटेड इंट्राहेपेटिक चैनल्स मिले हैं और वो पेरिफेरी तक एक्सटेंड कर रहे हैं और उसके अंदर कैल्सिफिकेशन हो, कोलिस्टेसिस तो होता है, सिर्फ उसको कहते हैं जो स्टेसिस ऑफ वो होता है, उसके लिए ये कुछ करते हैं, कोली लिथियासिस समथिंग यूज करते हैं उसके लिए, वो बिलरी चैनल्स के अंदर जो बने होते हैं। तो उसके अंदर आप जो है ना वो आपने मेक श्योर करना होता है कि अगर वो डायलेटेड जा रहे हैं तो उसके लिए आप उसके अंदर जो आपका रिकरेंट पायोजेनिक कोलिंजाइटिस है वो हो सकता है, और उसमें इंट्रा और एक्स्ट्रा हेपेटिक डक्ट्स जो है वो फिल हुई होती है। कोलिडोकोलिथियासिस जो होता है ना, वो सीबीडी में कैलकुलस को कहते हैं, वो नॉर्मली उसको नहीं यूज करते, उसके लिए कोई उन्होंने वर्ड अलग रखा हुआ है, वो नॉन नॉन स्पेसिफिक नॉन मेडिकल टर्म है, वो मैं अगर याद आ गया तो मैं बता दूंगा आपको। अच्छा, उसके बाद इसमें कैरोलीज डिजीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था। उसकी रीजन ये थी कि एक तो एक्स्ट्राहेपेटिक बिली चैनल डायलिटेशन नहीं थी, दूसरा जो पेरी यानी पोर्टा हेपेटिस के साथ एरियाज थे ना, उन्हीं में वो डायलेटेड से एरियाज थे, और उसके अंदर वही सेंट्रल डॉट साइन और वो जो अंदर कैलकुलस पड़ा है वो सारे का सारा था। प्राइमरी स्क्लेरोसिंग कोलेंजाइटिस में भी आपको पता है कि इसमें जो है वो बीड एंड लाइक अपीयरेंस होती है, और उसके अंदर भी जो कैल्सिफिकेशंस होती हैं ना वो बहुत छोटी होती हैं, इतनी बड़ी बड़ी कैल्सिफिकेशंस कभी नहीं बनती, वो भी थोड़ी सी जो एक्यूमुलेट होने की वजह से बनती है। तो इसका मतलब ये था कि ये जो सारे के सारे थे डिफरेंशियल्स, इसके अंदर जो मोस्ट लाइकली डिफरेंशियल था वो करोलीज डिजीज था, और करोलीज डिजीज की एक टिपिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो कि पेरी पोर्टा हेपेटिस थी उसके साथ ये प्रेजेंट हुआ था। इसलिए आप इसमें, मतलब अगर आपको इस तरह के डिजीज नजर आए तो पहले अपने ना माइंड को पूरा क्लियर किया करेंगे, क्या एक्स्ट्रा हेपेटिक है, क्या इसकी डायलिटेशन या जो है ये पेरिफेरी तक जा रही है। अगर पेरिफेरी तक जा रही होती फिर क्या होता, फिर तो इसका मतलब ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से होते। लेकिन ये जो कैरोलीज डिजीज है ये तो फोकल प्रोलिफरेशन की वजह से बनते हैं, इसमें ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब कोई कॉज नहीं होती, क्योंकि ऑब्स्ट्रक्टिव कॉज नहीं होती। तो इसका मतलब ये है कि ये जो चीज थी ये आपको ये इंडिकेट कर रही थी कि इसमें ऑब्स्ट्रक्शन कोई नहीं है, लेकिन जो भी एरियाज हैं वो इस तरह ही है कि सिस्ट सी बनी हुई है और उसके अंदर एक कैलकुलस डेवलप हो चुका हुआ है। तो ये आपने हमेशा इसको हमारी जब भी प्रोसेस करना है ना ब्रेन को, तो आपने बड़ा क्लियर माइंडेड के साथ करना है कि इसमें इस तरह की जो ऑब्स्ट्रक्शन है वो कोई नहीं थी। अच्छा जी, उसके बाद हम अगला चलते हैं। अगला कौन सा था? अगला ये था, हाँ जी, इसमें क्या था, हाँ ये तो सिंपल था, ये तुम्हारे पॉपुलेशन में बड़े कॉमनली प्रेजेंट होते हैं। और उसमें क्या था ये कि इसमें आपके पास 80 ईयर ओल्ड मेल मेल विद फीवर एंड एब्डोमिनल पेन था,
And what is the likely source of gas within the his bladder? अच्छा, इसमें जो इनको बंद करना नहीं, अच्छा इसमें जो है ना आपके, अगर मैं ये दिखाता हूँ आपको, तो इसमें जो आपको यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ हुआ है कि एक कलेक्शन सी बनी हुई है, और वो जो कलेक्शन है वो सॉर्ट ऑफ कॉलन से या किसी इसकी परफोरेशन से बनी है, और वो आगे के साथ कम्युनिकेट कर गई है। तो इसमें आपका यहाँ पे पहले यानी कि जो ये कॉम्प्लिकेशन ऑफ डाइवर्टिकुलाइटिस के तौर पे इसको दिखाया गया है। और उसमें क्या है कि यहाँ पे अगर आप इस इमेजेस में भी देखें, यहाँ देखें तो ये सारे के सारे डाइवर्टिकुलर डिजीज पड़ा हुआ था, उसके साथ फिर यहाँ पे ये डाइवर्टिकुलाइटिस, डाइवर्टिकुलाइटिस की वजह से ये सारा इन्फ्लेमेशन हुई, साथ कलेक्शन बनी, और वो कलेक्शन जो है ना उसकी कम्युनिकेशन डेवलप हो गई ब्लैडर के साथ। और ब्लैडर के साथ डेवलप होने की वजह से क्या नजर आ रहा है आपको इसमें कि यहाँ पे ये पूरी की पूरी डेब्री और एयर जो है वो मौजूद है ब्लैडर के अंदर। तो इसका मतलब ये है कि ये बेसिकली कोलन कैंसर होता तो हमें ट्यूमर नजर आना चाहिए था, इतनी इन्फ्लेमेशन नहीं होनी चाहिए थी। आर्ट्रोजेनिक ब्लैडर या ब्लैडर कैथेटर होता तो नॉर्मली उसके साथ भी इतनी सारी इन्फ्लेमेटरी चेंजेस और वो नहीं आनी चाहिए थी, और स्पेशली कि फीवर है इसको। उसके बाद फिर डाइवर्टिकुलाइटिस विद फिस्टुला, ये मोस्ट लाइकली था कि उसमें डाइवर्टिकुलाइटिस हुआ और उसकी आगे फिस्टुला कम्युनिकेशन हो गई। बैक्टीरियल सिस्टाइटिस जो होता है उसके अंदर क्या होता है बोला, उसमें जो वॉल है उसके साथ साथ जो एयर है वो कन्फाइंड होती है, यानी क्योंकि सिस्टाइटिस हो रहा होता है तो उसमें एयर थोड़ी बहुत ब्लैडर के अंदर भी आ जाती है ह्यूमन के अंदर, लेकिन उसकी प्रिडोमिनेंटली क्या होता है, जिस तरह एम्फाइसेमेटस पाइलोनेफ्राइटिस होता है कि एयर आपकी पैरेन्काइमा के अंदर तक गई होती है, तो उसमें भी जो सिस्टाइटिस होता है उसके अंदर एयर कन्फाइंड होती है, वो कलेक्ट नहीं होती ऊपर, वो आपको इसके साथ 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 वॉल के अंदर जाती नजर आ रही होती है। और उसकी रीजन ये होती है कि वो चूंकि सब म्यूकोजल डिस्ट्रीब्यूशन में होती है तो वहां पे उसकी नजर आती है। जी अच्छा, क्वेश्चन देख लेते हैं। कम्युनिकेशन ये पढ़िए जी, ये देखें यहाँ से ये कम्युनिकेट कर रहा है। और ट्रेबिकुला, ट्रेबिकुला से क्या मुराद है मुझे नहीं पता इसका क्या क्वेश्चन है, लेकिन बहरहाल यहाँ पे अब आप लोगों ने इसमें याद रखना है कि ये इसमें तो चूंकि सिर्फ 4 इमेजेस थे, लेकिन आपके पास अगर इमेजेस होंगी ना तो वो ज्यादा क्लियर हो रही होंगी, तो उसमें आपको डाइवर्टिकुलाइटिस या इन्फ्लेम, जैसा यहाँ पे ये कोलन पूरी की पूरी इन्फ्लेम पड़ी हुई है वो भी नजर आएगी, साथ कलेक्शन नजर आएगी और उसकी कलेक्शन कम्युनिकेशन भी नजर आएगी। हाँ वो बिल्कुल सही बात है, प्लेटर वॉल थिकनिंग होनी चाहिए अगर सिस्टाइटिस वो, और अगर वो एम्फाइसेमेटिस सिस्टाइटिस होता है या बैक्टीरियल सिस्टाइटिस होता है तो फिर उसकी भी यानी कि प्रिडोमिनेंटली ब्लैडर इन्वॉल्व होता है, और पेरी जो उसकी यानी कि क्या कहते हैं वेसिकल स्पेस है जो कि यहाँ पे आपको ये वाला सारा एरिया था, ये सारे का सारा नॉर्मली इन्फ्लेम हो जाता है। तो इसमें इतना ज्यादा नहीं है, हल्की सी डाइवर्टिकुलाइटिस ये ऊपर है सिस्टाइटिस, लेकिन उसमें जो एयर है याद रखना है वो वॉल के अंदर अंदर चलती है जो, अगर ब्लैडर की प्राइमरी डिजीज होगी। अच्छा जी, उसके बाद हम नेक्स्ट में चलते हैं। नहीं जी, ये एक पेशेंट था जो कि राइट अपर क्वाड्रेंट पेन के साथ प्रेजेंट हुआ था। ये बेसिकली आप लोगों की रूटीन, और इसमें जो था कि इसकी जो इन्हांसमेंट पैटर्न था वो आपको आइडिया होना चाहिए, वो आपको दिखाना था। और दूसरा ये था कि ये जो एरियाज होते हैं ये आपको अल्ट्रासाउंड पे भी डिपेंड करता है कि अगर फैटी लिवर है तो हाइपोडेंस एरियाज होते हैं, और अगर नॉन फैटी लिवर है तो एक्वाजेनिक होते हैं, जो कि आपके कैवर्नस मेनिंजियोमा, ये मैं एक टिपिकल कैवर्नस मेनिंजियोमा का पेशेंट था। लेकिन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं आपको चीज दिखाना चाह रहा था वो इसमें ये थी कि अगर आप इसमें T2 में देखें तो ये लाइट बल्ब साइन आपको बड़ा टिपिकली नजर आता है, जो कि इसका बड़ा हॉलमार्क किस्म का है, कि जो आपको या तो सिस्ट में नजर आता है या फिर इस तरह का आपको हेमेंजियोमा उसके अंदर नजर आता है। तो अगर आप इसलिए एक तो आपको उसका T2 का बताना चाहिए, दूसरा आपको इसके अंदर जो हमेशा आपकी इन्हांसमेंट होती है थोड़ा सा डिलेड है, आर्टीरियल नहीं है, तो इसमें भी आप ये देखेंगे पेरिफेरल इन्हांसमेंट स्टार्ट होगी, और जैसे जैसे ये पेशेंट आगे चलता जाएगा इसका ये फिल इन होता जाएगा, क्योंकि इसमें वीनस ब्लड ने आना होता है तो उसको थोड़ा टाइम लगता है, आर्टीरियल सप्लाई तो इसमें नहीं मिलती, तो आप हल्का 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 ब्लड ऊज करता हुआ पेरिफेरी से अंदर को आता है, और वो अंदर आते 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 पूरे का पूरा फिल इन कर देता है। तो इसलिए आप दूसरा ये कि इसमें एक और ये भी मेरे ख्याल से अच्छा इमेज था इसका, जिसमें आपको ये पता लग रहा है कि ये देखें यहाँ से फिल इन स्टार्ट हो चुकी हुई है पेरिफेरी से। तो ये जो टिपिकल फिल इन स्टाइल है और ये मेंजियोमास हम बड़े कॉमनली देखते हैं। और एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये जो सिरोटिक लिवर है उसमें इंसिडेंस ऑफ जो हेमेंजियोमास है वो भी काफी इंक्रीज कर जाता है, यानी कि उसमें HCC तो बनना ही बनना होता है, लेकिन उसमें जो आम पॉपुलेशन है उससे ज्यादा हेमेंजियोमास का भी इंसिडेंस काफी ज्यादा हो जाता है। तो इसलिए आप लोगों को उधर यही जो है जो मेन आपका होता है ना मेन स्टे, वो यही होता है कि आर्टीरियलाइज लीजन है या नहीं।
तो आर्टेरियलाइज लीजन होने, अगर हेमेंजियोमा है तो वो आर्टेरियलाइज तो नहीं होगा क्योंकि आर्टेरियल में वो नाश कर ही नहीं सकता उसको, तो हल्का सा वो पेरिफेरी से तब ब्लड ही मिलता है हल्का सा, उसके बाद फिर अब आहिस्ता 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 वो फिल इन करता है। और नॉर्मली ये होता है कि इसमें आप 5 या 15 मिनट के बाद दोबारा स्कैन करते हैं, तो फिर नॉर्मली जो ट्राइफेसिक होता है वो आप 3 मिनट के बाद कॉल ऑफ कर देते हैं। लेकिन जो अगर आपको हेमेंजियोमा मिल गया और खासतौर पर अगर जॉइंट हेमेंजियोमा मिल गया है तो फिर आपके लिए बेहतर है कि आप 15 मिनट कम अज कम वेट करा के उसको दोबारा स्कैन करें, मेक श्योर करें कि वो पूरा फिल इन कर दिया और उसने कभी वॉश आउट नहीं दिया। तो अगर वो वॉश आउट नहीं देगा तो बस फिर जो है वो डेफिनेटली हेमेंजियोमा ही होगा अगर वो जिस तरह इन्हांसमेंट का पैटर्न है। लेकिन हेमेंजियोमा आप लोगों को कॉम्प्लिकेशन के बगैर लगाने नहीं लगे ये लोग। अच्छा जी, उसके बाद आता है अगला क्वेश्चन, वो है जी हाँ, ये सिंपल सा क्वेश्चन था आप लोगों के लिए। इसमें था कि व्हाट व्हाट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ वॉल थिकनिंग एंड ल्यूमिनल नर्विंग ऑफ द गैस्ट्रिक एंट्रम। तो इसमें मेटास्टेटिक लिम्फोमा ये वो कुछ नहीं हो सकता, ये मोस्ट लाइकली जो था वो गैस्ट्राइटिस था। ठीक है। अच्छा, इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज थी वो ये थी कि मतलब ये इन्फ्लेमेटरी, और ये खासतौर पे जो मेरा ख्याल है कि ये जो आजकल हेलिकोबैक्टर पाइलोराई जो है ना उसका भी जरा थोड़ी टेंडेंसी टुवर्ड्स ज्यादा गैस्ट्रिक एंट्रम ही है। तो दूसरा फिर ये होता है कि ये मोस्ट कॉमन पूछ रहा था, तो मोस्ट कॉमन जो हमारी पॉपुलेशन में भी और इधर उधर की पॉपुलेशन में मोस्ट कॉमन कॉज गैस्ट्राइटिस ही है इसका, जो ल्यूमिनल नर्विंग का एट गैस्ट्रिक एंट्रम। तो ये तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन था। ले जी, ये क्वेश्चन आ गया जी आपका एक मल्टी सिस्टेमिक किस्म का। तो मल्टी सिस्टेमिक में आपके पास में कैच बड़ा सिंपल था कि आपके पास हमने ये एक टीएनएस का भी दिया हुआ था, लेकिन मकसद इसके अंदर ये दिखाना था कि जो आपके पास होते हैं ना सिंड्रोमिक पेशेंट्स वो कैसे प्रेजेंट करेंगे। तो ये 37-year-old मेल पेशेंट विद प्रायर मेडिकल केयर प्रेजेंट्स विद रेक्टल ब्लीडिंग एंड वेट लॉस। तो इसमें क्या था कि आपको सबसे पहले जो चीज मिल रही थी वो, एक मिनट मैं आपको दिखाता हूँ, वो ये मैसा था। ठीक है, जो कि आपको इस जगह पे मिला था। ठीक है, और ये ड्यूडेनल एम्पुला पे था, मतलब एम्पुलरी रीजन में, जहाँ पे ये यहाँ से आके इसने सीबीडी ने ओपन करना था। तो ये बेसिकली कोई एडिनोमा था जो कि बाद में बायोप्सी के बाद एडिनोमा प्रूव हुआ। और उसके बाद फिर एक यहाँ पे था जो, एक सेकेंड है, ये जो रेक्टोसिग्मॉइड जंक्शन और उसके ऊपर था रेक्टम के ऊपर वाले पार्ट में, ये एडिनोकार्सिनोमा निकला था। और उसके बाद फिर जो ये थे जो फेस के ऊपर आ रहे थे, ये मल्टीपल जिसके ऑस्टियोमास थे, जो इसके अंदर पेशेंट में ये देखें ये सारी जगहों पे ना, ये और ये सारे ऑस्टियोमास थे। तो ये चूंकि क्या कहते हैं मिक्सचर ऑफ था कि इसमें आपके लिवर के ऊपर भी आपको वो मिल रहे थे जो इसके साथ थे हाइपोडेंस एरिया से। तो इसमें जो था ना वो आपके ये और डेस्मॉइड, इसमें जो मोस्ट लाइकली होते हैं वो होते हैं आपके रिक्वायर्स, ठीक है, जीआई मेलिग्नेंसी एंड डेस्मॉइड ट्यूमर्स, ये दो इसमें मेरे ख्याल से ज्यादा कॉमन है। और इंटेस्टाइनल मेटास्टेसिस जारी बात है इसमें पॉसिबल नहीं था। और फेमिलियल पॉलीपोसिस में बहुत इन्यूमरेबल होते हैं, और उसमें इसकी लेस लाइकली होती है। गार्डनर सिंड्रोम है कि मल्टीपल फाइंडिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गार्डनर सिंड्रोम इंक्लूडिंग मल्टीपल जीआई ट्रैक्ट नियोप्लाज्म ऑस्टियोमास ऑफ फेशियल बोन एम्पुलरी कार्सिनोमा, लेस लाइकली था, वो इतना वेल डिफाइंड नहीं होता और वो उतना सा उसके साथ नहीं आते। समझ में नहीं है ये इसका क्या क्वेश्चन है, ये फॉर टू क्या मतलब। फेमिलियल पॉलीपोसिस जो है ना वो हो सकता था, लेकिन वो फेशियल बोन एबनॉर्मेलिटीज उसके साथ तो कोई भी नहीं एसोसिएटेड होती ना। ये इसमें तो ऑस्टियोमास भी थे, तो आपने इसमें सारे कंसोर्शियम को मिला के पूरे का पूरा एक डायग्नोसिस तक पहुंचना था। अच्छा जी, उसके बाद जो है ये था 77-year-old, क्या क्या फिगर टू, एक सेकंड मुझे दोबारा, ओहो एक मिनट हो जी, मैं वो स्किप कर गया, एक मिनट है, जल्दी जल्दी आप लोग भी देखते जाएं क्योंकि मुझे उधर पहुंचने में ना, असल में हम ये सिस्टम को ना अभी मतलब ये पूरे का पूरा जो सॉफ्टवेयर सिस्टम है ना, ये इसमें छोटे छोटे एरर्स आ रहे हैं अभी। तो हम, ये एरर नहीं था, ये बेसिकली मैंने बैक बटन दबा दिया था गलती से, तो इसलिए मैं बाहर निकल गया हूँ। तो एक सेकंड, इसमें शायद हम, ये भी हो गया।
ये वाला था शायद, मेरे ख्याल नहीं, ये नहीं था। नहीं, यही वाला था, सॉरी। इसमें फिगर 2 ये वाली आप बात कर रहे हैं ना? इसमें ये बेसिकली ये देखें, ये यहाँ पे जहाँ पे ये एरो मार्क लगा हुआ है, इसको जो है वो यहाँ पे ये छोटा सा जो था वो एक एडिनोमा था, जो कि ड्यूडेनल डाइवर्टिकुलर एडिनोमा था। तो ये भी जीआई की वजह से उसके अंदर एक ग्रो हुआ हुआ था यहाँ पे। अच्छा, उसके बाद दूसरा कौन सा इमेज आप कह रहे हैं? 5, ये वाला? इसमें मेरे सॉफ्ट टिश्यू ट्यूमर है ये कोई पड़ा हुआ इसके साथ अब। ये या फिर ये वो है फाइब्रो, इसके साथ ना वो फाइब्रो मेटोसिस वाले डेस्मोइड ट्यूमर्स भी डेवलप हो जाते हैं, तो ये मोस्ट लाइकली जो है ना सॉफ्ट टिश्यू ट्यूमर। अच्छा जी। सॉफ्ट टिश्यू ट्यूमर ही है, इसको आपने लेना है, वो भी गार्डनर सिंड्रोम का पार्ट है ना। अच्छा, इसमें अब अगला आता है। हाँ जी, ये हमारा क्वेश्चन है नंबर 21। ठीक है, 77-year-old मेल विद हार्ट डिजीज was being treated with angioase inhibitor medication and present with sudden onset of abdominal pain, serum laboratory levels, सारा कुछ नॉर्मल है। ठीक है जी। इसका मतलब क्या है कि इसमें आपके पास जो ऑप्शंस हैं वो हमारे पास थी इस्कीमिक एंड्राइटिस। अब आपने याद रखना है कि हमने उसको बड़े टिपिकल तरीके से चलना है, वही कि जब भी आप जीआई के अंदर स्पेलिंग आ गई है ना, तो सबसे पहले उसकी डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह को देखें। ठीक है, तो उसके बाद इस्कीमिक एंड्राइटिस, इंटेस्टाइनल एंजियोन्यूर या एंजियोन्यूरेटिक एडीमा, मिजेंटेरिक एंड इंटेस्टाइनल ट्रॉमा, वेस्कुलाइटिस अफेक्टिंग द बाउल। अच्छा, इसमें हमारे पास इस्कीमिक है, तो जाहिर बात है कि वो ये जो, एक मिनट है मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले इसका इमेज देख लेते हैं। इसमें आप यहाँ पे देखेंगे ना, तो यहाँ पे आपको ना ये जो हाइपोडेंस एरियाज नजर आ रहे हैं, उसके बाहर एक ना ये हाइपरडेंस एरियाज नजर आ रहे हैं। तो ये जो हाइपरडेंस एरिया होते हैं ना, जिसमें आपको इस पेशेंट में नजर आ रहे हैं, तो इसमें आपको क्या क्या चीज नजर आ रही है कि ये जो है इसका म्यूकोजा इनहांस कर है। सब म्यूकोजल जो एरिया है ना, ये जो ब्लैक सा एरिया, ये थोड़ा सा क्या कहते हैं इसको, यानी कि एडीमा आया हुआ है, सब म्यूकोजल एडीमा। ठीक है। और उसके बाद जो है फिर इसकी थोड़ी सी जो है ये वॉल भी सारी की सारी थिकेंड है। तो इसका मतलब ये है कि हमें जो फाइंडिंग्स मिलेंगी, सब म्यूकोजल एनहांसमेंट, ये म्यूकोजल एनहांसमेंट, सब म्यूकोजल एडीमा, और जिसकी म्यूरल थोड़ी सी वहां पे भी सारे का सारा एडीमा आया हुआ है, बाउल वॉल एडीमा है। अब जो आपका होता है ना इस्कीमिया, इस्कीमिया में तो आपका ब्लड सप्लाई रुक रही है, तो उसमें आपको कभी भी जो है ना म्यूकोजल एनहांसमेंट नहीं मिल सकती, क्योंकि म्यूकोजल एनहांसमेंट के लिए जरूरी है कि ब्लड तो वहां पहुंचे या कंट्रास्ट तो वहां पहुंचे। तो वो कंट्रास्ट ही जब वहां नहीं पहुंच रहा, तो इसका मतलब क्या है कि वो वहां पे आपके लिए बहुत मुश्किल है कि वो उसको रोके, क्या कहते हैं, यानी कंट्रास्ट ने जो है ना डेफिनेटली फिर इसमें पहुंच गया, तो इसका मतलब है कम से कम इस्कीमिया नहीं है। तो इसका मतलब है इस्कीमिक इंट्राइटिस जो है आर्टीरियल इंफ्यूजन वाला, यानी आर्टीरियल अगर ब्लड सप्लाई रुक गई है तो इन्हांसमेंट पॉसिबल नहीं है, उसके अंदर एडीमा भी पॉसिबल नहीं है। ये होता है वीनस के अंदर। यानी कि वीनस में नॉर्मली आपको ये होता है कि हेमरेजिक एरियाज पे मिलने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उसमें तो कंजेशन स्टार्ट हो जाती है, उसकी वजह से अगर एडीमा हो या जिस तरह वो होता है, तो वो फिर फोकल इतने छोटे एरिया के अंदर कभी भी डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता। वो सारी बात है कि एसएमवी का जो ड्रेनेज टेरिटरी है वो बहुत ज्यादा है, तो फिर बहुत सारे एरिया के अंदर वो इस तरह के आपको सिम्टम्स मिलते हैं। अच्छा, उसके बाद दूसरा था आपका, यानी कि तीसरे बिल की ऑप्शन थी मिजेंटेरिक इंटरस्टिशियल ट्रॉमा। उसमें भी जो है वो सबम्यूकोजल वॉल थिकनिंग जो होती है, ये वाली, ये जो ब्लैक एरिया, ये हमेशा हाइपरडेंस होता है। आपको आइडिया उसके अंदर कि उसमें क्या होता है कि ब्लीड आता है सबम्यूकोजल में, अगर ट्रॉमेटिक कोई भी बॉल पैथोलॉजी होगी जिसमें, तो उसके अंदर आपका ये उल्टा हो जाएगा। ये जो म्यूकोजा है ये आपका इतना एनहांसिंग नहीं होगा, लेकिन जो ये हाइपोडेंस एरिया जो कि वाटर को शो कर रहा है कि बाउल वॉल के अंदर वाटर आया हुआ है, तो उसकी जगह वो ब्लड आएगा। तो अगर आपको इसमें म्यूकोजा के नीचे जो सब म्यूकोजल एरिया है, यहाँ पे आपको ब्लीड मिल रही है, तो इसका मतलब ये है कि वो आप ट्रोमेटिक जरूर डाल सकते हैं कि ये ट्रोमेटिक की वजह से वहां पे जो है सब म्यूकोजल ब्लीड आ गया। उसके बाद है वेस्कुलाइटिस। वेस्कुलाइटिस हो सकता था इसके अंदर, लेकिन उसमें फिर ये होता है कि कौन सा वेस्कुलाइटिस, अगर ऐसा वेस्कुलाइटिस तो कोई आइसोलेटेड नहीं होता जो सिर्फ मिजेंट्री में जाके ही इन्वॉल्व करे, या मिजेंटेरिक वेसल या एसएमए कभी किसी एक पार्ट को इन्वॉल्व करे। वो पेशेंट प्रेजेंट करेगा तो किडनीज के अंदर भी साथ इन्वॉल्वमेंट आएगी, या जो बाकी जो सारे वेस्कुलेचर है मिड साइज, इसमें बाकी कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं लग रही थी। सो इसके केस में ये जो एक एरियाज थे, अब इसको मैं आपको एक और इमेज में भी दिखा देता हूँ। ये भी देखें आप, इसमें भी सारे का सारा आपको पता लग रहा है कि ये व्हाइट एरियाज जो हैं ये सारे के सारे म्यूकोजा हैं, और उसके नीचे
ब्लैक एरिया है सारे का सारा, ये सारा वाटर है। तो इसका मतलब ये था कि ये मोस्ट लाइकली जो था वो एंजियोन्यूरेटिक एडीमा, और उन्होंने साथ आपको दिया भी हुआ है कि एस इनहिबिटर ले रहा है। तो ये जो पेशेंट्स हैं ये बेसिकली आपके एस इनहिबिटर्स और हेपेटाइटिस और इस तरह की चीजों के साथ ये जो है एंजियोन्यूरेटिक एडीमा या एंजियो एडीमा जो होता है इंटरस्टिशियल एंजियो एडीमा या एंजियोन्यूरेटिक एडीमा ये होता है जी। ये स्मॉल बाउल ही इन्वॉल्व है जी, स्मॉल बाउल की ही इन्वॉल्वमेंट है ना, सारी की सारी सारी स्मॉल बाउल जा रही है। अच्छा जी। और लार्ज बाउल तो इसमें ऊपर पड़ी हुई है यहाँ पे, ये देखें ये लार्ज बाउल का एरिया ये वाला। तो ये स्मॉल बाउल डिस्टल मेरे ख्याल से आइलियम और हाँ आइलियल एरियाज लगते हैं ये वाले। ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद ये हो गया हमारा, एक मिनट ठहर मैं इमेजेस बंद कर दूं। ये जो बाउल लूप्स हैं इनकी जो प्रेजेंटेशंस हैं इसको भी आप लोगों ने ना, क्योंकि ऐसा पता है कि मैंने देखा है जो ज्यादा एग्जामिनर्स में क्या कंफ्यूज हो जाते हैं ना, वो तब होते हैं जब आप अगर बाउल की ऑब्स्ट्रक्शन आ गई है या बाउल की स्वेलिंग है, तो वो आप लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ वही होता है कि या तो ये ट्यूमर है या फिर ये क्रॉन्स कोलाइटिस है। इसके अलावा जो बाकी डिफरेंशियल्स है ना वो फिर आप लोग थोड़ा मतलब कम सोचना यानी करते हैं, तो उनको भी सोचा करें, सारे डिफरेंशियल्स को वर्कआउट करें ताकि जो है ना इसमें पता। अच्छा ये तो वो टिपिकल एक जो आपका एक्सट्रिंसिक कंप्रेशन के अंदर आपका आ रहा है और उसमें वही एंगल्स वेंगल्स ये सारे जो आपको बताए होते हैं उन्होंने। तो क्लासिक अपीयरेंस इंट्राम्यूरल मैस मतलब जो आपका उसके अंदर वॉल के अंदर बनता है, और मोस्ट लाइकली जो है ये द मोस्ट कॉमन बिनाइन ट्यूमर ऑफ इसोफेगस इज लियोमायोमा। तो ये भी जो है वो आप अगर आपका इनमें डिफरेंशियल होता है तो आपका उसमें लियोमायोमा का पेशेंट था ये। तो लियोमायोमा जो है वो बिनाइन होते हैं अनलेस के ऑब्स्ट्रक्शन ना करें, तो इनको कुछ छेड़ते भी नहीं है ज्यादा। तो और बाकी जो नॉर्मल स्ट्रक्चर्स हैं ये ना तो ये मतलब जो एओर्टिक आर्च और लेफ्ट मेन स्टेम ब्रोंकस ये दो ही ज्यादा कंप्रेशन देते हैं इसके ऊपर, तो ये इन दोनों की लोकेशन नहीं बनती। तीसरा जो होता है फॉरेन बॉडी, फॉरेन बॉडी जो है वो कभी भी इंट्राम्यूरल इस तरह नहीं जाएगी कि वो जाके आपको इतना वेल डिफाइंड तरीके से दे। तो लियोमायोमा ये था। मीडियस्टाइनल ट्यूमर्स जो होते हैं वो, अब आइडिया है कि जो उसकी इन्वॉल्वमेंट होती है वो इतनी मतलब बिनाइन तरीके से नहीं होती, वो बिल्कुल ही यूं आगे ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे होते हैं किसी खास लेवल पे, और अगर वो इन्वेड कर रहे हैं फिर तो आपको म्यूकोजल इरेगुलरिटी भी जो है वो साथ साथ नजर आनी शुरू हो जाती है। उसके बाद फिर इसोफेजियल कार्सिनोमा में तो सबसे पहले म्यूकोजा जाएगा। इसमें तो म्यूकोजा बिल्कुल नॉर्मल पड़ा हुआ है, अगर आप देखें इसको तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इसका बिल्कुल क्लीन म्यूकोजा है, तो इसका मतलब ये है कि ये मेलिग्नेंसी तो बिल्कुल आराम से इसके अंदर से आपने रूल आउट कर लेनी है। अच्छा जी, अब हम एक और सिंड्रोम की तरफ आते हैं, और वो दूसरा सिंड्रोम था जो हमने पिछले में भी डिस्कस किया था, और इसमें आपको बड़े सारे फिलिंग डिफेक्ट्स जो हैं वो मिल रहे हैं जो कि पॉलिप्स हैं। और यहाँ पे भी आप ये देखें आपको पूरे का पूरा एक फिलिंग डिफेक्ट मिल रहा है जो कि लोबुलेटेड्स हैं और वो स्मॉल बाउल के अंदर है। तो इसका मतलब ये है कि जो भी डिजीज है उसमें आपको पीरियोडिक एपिसोडिक क्रैम्पी एब्डोमिनल पेन के साथ प्रेजेंट प्रेजेंट हुआ है। तो ब्रूनर ग्लैंड हाइपरप्लेजिया का मैंने केस आपको दिखा दिया है। लिम्फॉइड फॉलिकल्स भी जो हैं वो छोटे छोटे इंडेंटेड होते हैं, वो कभी भी बड़े लोबुलेटेड किस्म के मैसेज नहीं बनते। फेमिलियल पॉलिपोसिस जो है वो एडेनोमास ऑफ कोलन और स्मॉल इंटेस्टाइन में भी एडेनोमास बनाता है, लेकिन वो इतना एक्सटेंसिवली लार्ज यानी कि बड़े लार्ज पॉलिप्स की फॉर्मेशन तक वो आने से पहले पहले मेलिग्नेंट हो चुके होते हैं। तो वो जो है यानी अगर वो फेमिलियल पॉलिपोसिस होता तो 35 ईयर मेल तक वो कॉलन को वैसे ही रिसेक्ट ही करना पड़ जाता आपको। ठीक है। अच्छा उसके बाद हाँ ये इंपॉर्टेंट है कि पॉलिप, और देखिए पॉलिप जो होता है ना वो हमेशा स्टॉक के साथ होता है। जो ब्रूनर ग्लैंड हाइपरप्लेजिया है वो सिर्फ इंडेंटेशन दे रहे होते हैं, जबकि जो पॉलिप होते हैं वो जारी बात है कि लोबुलेटेड से होते हैं और वो दे सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद अगला था इंटेस्टाइनल मेटास्टेसिस एंड लिम्फोमा। इंटेस्टाइनल मेटास्टेसिस एंड लिम्फोमा आप रख सकते हैं डिफरेंशियल में, लेकिन सारी बात है कि वो फिर आपको कोई ना कोई साथ हिस्ट्री देता कि जो है वो क्या हो सकता है। तो इसका मतलब ये था कि ये मोस्ट लाइकली जो था हेमाटोमेटस पॉलिप्स या पुट जैगर जो सिंड्रोम है उसके लिए याद रखें ये पिक्चर। ये पिक्चर जो है वो टिपिकल अगर आपको इस तरह के लोबुलेटेड मैसेज आ रहे हैं जिस तरह इसमें भी आ रहा है, ये भी देखें आप। ये इसलिए मैंने ज्यादा इसमें वो लगाए थे आप लोगों के पास के देन आप लोगों को इसका आइडिया हो कि जो ये पॉलिप्स हैं ये किस तरह फिलिंग डिफेक्ट्स की तरह नजर आते हैं आपके। यहाँ तो मिले तो थोड़ी सी इंटरसेप्शन भी हुई है इसको, और यहाँ पे भी ये सारा फिलिंग डिफेक्ट है। उसके बाद जो है वो और कौन सा इमेज था,
फिर यही सारे के सारे जो इमेजेस हैं, तो इसमें आपको ये याद रखना है कि अगर बड़ा पॉलिप है और वो इस तरह हैंग कर रहा है स्मॉल बाउल में, तो ब्रुट्स जैकेट जो है वो मार्टोमेटस पॉलीपोसिस, इसको जरूर आपने डिफरेंशियल में रखना है। अब हम आते हैं जी नेक्स्ट में, वो भी फिर एक कंट्रास्ट स्टडी थी, और इसमें क्या हो रहा है ये कि बेसिकली ये थर्ड पार्ट का एब्रप्ट नैरोइंग है। ये जिन्हें इसमें आपके देखिए 3 फिल्म्स फॉर्म शोइंग कंस्ट्रक्शन ऑफ थर्ड पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम। तो इसमें जो थर्ड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम है ना, वो ये देखें आप, ये बिल्कुल क्लोज्ड है। यहाँ तक ड्यूडेनम आ रही है, ये ड्यूडेनम का पार्ट है, और उसके बाद आगे ये बिल्कुल एकदम से बंद हो जाती है। उसके बाद शायद थोड़ा सा ये वाला एरिया आपको नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ पे आगे इसकी एक्यूट ऑब्स्ट्रक्शन है। तो इसमें जब आपको इस तरीके से एक ऑब्स्ट्रक्शन नजर आई और उसके साथ आपको ये सर्पेंटीन से लीजन नजर आ रहे हैं, तो ड्यूडेनल अल्सर आपको पता है थर्ड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम में नहीं होता, क्योंकि वहां पे जो है वो आपका जो बाइल है वो मिल चुकी होती है, तो इतना एसिड वहां तक नहीं पहुंच सकता नॉर्मली। तो आपको जो है थर्ड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम में अल्सर्स नहीं मिलते। पेंक्रेटिक कार्सिनोमा जो होता है वो एक्सट्रिंसिक कंप्रेशन देता है, और उसकी भी जो ऑब्स्ट्रक्शन होती है नॉर्मली थर्ड पार्ट में हो सकती है, लेकिन वो आपको एक्सट्रिंसिक कंप्रेशन के साथ प्रेजेंट करता है। उसमें अंदर इस तरह के लोबुलेटेड एरियाज जिस तरह के इस इमेज में आ रहे हैं वो नजर नहीं आ सकते। और उसके बाद जो अगला था ड्यूडल लिम्फोमा। ड्यूडल लिम्फोमा की क्या सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि वो जो लिम्फोमा जहां पे भी होगा वो ऑब्स्ट्रक्शन नहीं करता। ऑब्स्ट्रक्शन के साथ वो इतनी ज्यादा क्या कहते हैं एक्यूट कट ऑफ नहीं मिलेगा आपको कभी भी। तो इसका मतलब ये है कि ये जो आपके हैं क्या कहते हैं, जो इसमें आपके मोस्ट लाइकली डिफरेंशियल में ड्यूडेनल कार्सिनोमा जो है वो आपको इसमें मिलेगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद आपका है लास्ट क्वेश्चन जो कि 25वां नंबर का है। और 25वां नंबर में जो है ना 72-year-old मैन वुमन विद अ प्रायर कोली डोक्सेंट्रिक, ये अच्छा इसमें ना, हाँ सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये क्या था इसमें कि उसने बाउल को कोली यानी कि जो बिलरी चैनल है उनके साथ वो किया हुआ है ज्वाइन। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो ये बेसिकली सारे के सारे क्या है, इंट्राहेपेटिक बिलरी चैनल्स, और ये जो ब्लैक एरिया ये नास्टमोसिस का है, यानी कि जो एरो लगाया हुआ है, और ये बाउल है जो नीचे आपको नजर आ रही है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर जो है कोलिडोक्वेंटेरिक या कोलिडोको क्या कहते हैं उसको, जूजिनल कोलिडोको जूजिनोस्टमी की गई है बेसिकली, कि जहाँ पे ये इसको बाउल के साथ अटैच कर दिया गया डायरेक्टली। अच्छा, अब उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज है ना वो ये थी कि इसमें अगर आप ये देखें, एक तो इसमें एयर थी, और ये देखें यहाँ पे, ठीक है, और वो एयर पेरिफ्री तक सारी की सारी एक्सटेंड हुई पड़ी है। अच्छा, दूसरा ये था इसमें कि आपका इसकी हिस्ट्री बड़ी इंपॉर्टेंट थी। एक तो ये था कि कोलिडोकल इंटेरिक एनास्टोमोसिस था फॉर अ बिली डिस्टल बिलरी स्ट्रक्चर now presents with right upper quadrant pain, fever, shaking in addition to the markedly abnormal livers। और उसके बाद वही के अभी तो इसने जो एक्सटर्नल ड्रेनेज है वो डाला हुआ है इन्होंने, एक्सटर्नल स्टेंट, और व्हाट इज द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस। तो इसमें जो फाइंडिंग्स थी आपके लिए इंपॉर्टेंट वो ये था, एक तो आपको बिलरी स्टेंट नजर आ रहा था ये जाता हुआ जो उसकी यहाँ पड़ा हुआ था। दूसरा गैस थी जो कि नॉर्मली इस तरह आपको कभी भी पेरिफ्री तक जाती नजर नहीं आती, और उसकी रीजन ये होती है कि जो बिलरी चैनल्स की डायरेक्शन है वो हमेशा जारी बात है कि पेरिफ्री ऑफ लिवर से वो ड्रेन करते हुए पोर्ट हेपेटिस की तरफ आते हैं ना हमेशा। तो इसलिए वो एयर को सारी धक्का मार के ना पोर्ट हेपेटिस की तरफ लेके आते हैं। अगर वो पेरिफेरी तक पहुंची हुई है ना, तो इसका मतलब ये है कि ये सिंपल वो न्यूमोबिलिया नहीं है। मतलब न्यूमोबिलिया अगर आप ये नास्टमोसिस कर देना तो फिर आपका जो वैल्व होता है वो तो उड़ जाता है, जिसने आप रोकना होता है वापस एयर लाने के लिए। तो प्रॉब्लम क्या होता है फिर उसके बाद कि थोड़ा सा आपके अंदर इसमें न्यूमोबिलिया होता है, नॉर्मल हो सकता है, लेकिन वो न्यूमोबिलिया हमेशा सिर्फ और सिर्फ पेरी पोर्टल यानी कि पोर्टा हेपेटिस के राउंड रहता है, वो पेरिफ्री तक नहीं जाएगा। अगर आपका किसी तरह न्यूमोबिलिया पेरिफ्री तक पहुंच गया हुआ है तो इसका मतलब ये है कि अब ये सिग्निफिकेंट पैथोलॉजी है, ये नॉर्मल किस्म का न्यूमोबिलिया नहीं है। तो अब उसके लिए फिर ये होता है कि इसका मतलब ये है कि जब आपने एयर आ गई तो इसका क्या मतलब है कि अब इसका मतलब है इन्फेक्शन तो इनवेरिएबली अब जो है वो अब मौजूद है। अब रह जाता है कि जी अच्छा जो कंट्रास्ट इंजेक्शन में आपको वो जो नास्टमोसिस है, और उसके बाद जब आप इसमें जाते हैं, ये जो ये है, अब इसमें आप देखें सारे के सारे इरेगुलर हुए पड़े हैं, आप देख रहे हैं इसके सारे के सारे सर्फेसेस। तो यहाँ से ये फिलिंग डिफेक्ट है, यहाँ पे ये सारे का सारा इस तरह है, तो ये सारे का सारा इरेगुलर हुआ पड़ा है, और डायलेटेड भी है साथ। ठीक है, तो ये सारी की सारी जो चीजें थी ये सेंडिंग कोलेंजाइटिस को प्रेजेंट करती हैं, और सेंडिंग कोलेंजाइटिस जो होता है वो बैक्टीरियल होता है, और वो क्या करता है वो साथ साथ चलता जाता है। और ये अगर सेंडिंग कोलेंजाइटिस जिस तरह ये गैस फॉर्मिंग बैक्टीरिया की वजह से है, तो जहां जहां तक कोलेंजाइटिस जाएगा यानी कि पेरिफ्री तक, तो वो सारे के सारे वहां वहां पे एयर जो है वो डेवलप होती जाएगी।
प्राइमरी स्क्लेरोसिंग कोलिंजाइटिस में इन्फेक्शन कहाँ से आ गई, मतलब वो एयर क्यों बनाएगा? ठीक है, एक चीज। और देखिए इसमें जो सारी फाइंडिंग्स है ना, आपने सारी वो करनी है, आपने सिंगल इमेज को कभी भी इंटरप्रेट नहीं करना। अब आप ये बताएं कि अगर वो प्राइमरी स्क्लेरोसिंग कोलिंजाइटिस होता, सपोज कर लेते हैं, तो उसमें एयर और इन्फेक्शन के साइंस क्यों आएंगे? वो कभी भी प्राइमरी कोलिंजाइटिस या ये प्राइमरी स्क्लेरोसिंग कोलिंजाइटिस और इसके अंदर कभी भी नहीं आ सकता। तो इसमें जो एक चीज आ सकती थी वो थी रिकरेंट पायोजेनिक कोलिंजाइटिस। वो भी हमने देखा है कि वो जो नॉर्मली होता है ना, उसमें मैसिव डक्टल डायलिटेशन होती है और उसके अंदर कैलकुलस फॉर्मेशंस होती हैं। हाँ अच्छा, उसके बाद जो है ना फिर, अच्छा इसमें ये पूछ रहे हैं कि ये कौन सी स्टडी है। अच्छा इसमें ना ये जो स्टडी है ना, इसमें जो कंट्रास्ट है ना वो इनको इधर से दिया गया है, इस वो उसमें से जो ऊपर से स्टेंट डाला हुआ है ना, इस स्टेंट में से इंजेक्शन दिया गया है। और फिर इसलिए वो सारी की सारी आउटलाइन हो गई, यहाँ तक चली गई। अगर यहाँ से दिया जाता ना तो यहाँ पे फिर हमें वो नजर आता है पॉलीज जो उसका कैथेटर है, तो वो यहाँ पे कहीं उन्होंने इंसर्ट करके ना इसमें दिया हुआ है, जो कि मतलब बिलरी स्टेंट है, कंट्रास्ट नेशनल बिलरी स्टेंट डेमोन्स्ट्रेट्स दिस बिलरी एनास्टोमोसिस। ठीक है, तो ये सारी की सारी जो है ना आपकी इसमें, इसी कि आपने बेसिकली इस तरह के केसेस के अंदर आपने अपनी सारी हिस्ट्री फाइंडिंग्स और उन सारी चीजों को जो है ना आपने कंबाइन करके फिर डायग्नोसिस तक पहुंचना है। और दूसरी चीज जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आपकी जो इमेजिंग है, यानी कि जिस तरह इसमें इमेजेस वगैरह सारी इमेजिंग वगैरह हुई भी है, तो उसमें आपने ना सिंगल इमेज ओवरलैप करेगा। मतलब अगर आपको एक इमेज दिखाया गया ना, उसमें आपके पास डिफरेंशियल की गुंजाइश होती है कि आप ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। लेकिन अगर आपको मल्टीपल स्टडीज दिखाते हैं ना, दो तीन देख चुके हैं आप, तो उसके बाद फिर आप डिफरेंशियल नहीं देना है आपने, फिर आपने एग्जैक्ट डायग्नोसिस पे पहुंचना होता है। तो इसमें तो आपके पास मतलब एक वो भी है, साथ दो सीटी के इमेजेस भी हैं, तो आपको इसमें कंफर्म डायग्नोसिस जो था ना आपका असेंडिंग कोरिंजाइटिस था। तो इसलिए यहाँ पे हमारे ये 25 जो क्वेश्चंस हैं वो पूरे हो गए हैं। और अच्छा जी, अब आप लोग अपना फीडबैक, कोई क्वेश्चंस, कोई चीजें, क्योंकि हम, हाँ मेरा जो अपना टारगेट था वो तो ये था कि देखिए अब इस जो टोटल आपकी डिस्कशन हुई है ना, उसमें आपके बहुत सारे जो पॉइंट्स हैं वो थ्योरी के भी क्लियर हुए हैं, और बहुत सारे जो पॉइंट्स हैं वो आपके इमेजिंग के भी क्लियर हुए हैं। तो हमारा उसमें जो मेरा यानी कि टारगेट है वो ये है कि आप लोगों की ना एक ही दफा दोनों की तैयारी हो, चाहे रिटर्न तैयार करें तब भी आपके अंदर उसमें, अगर आप बहुत फिक्सेट करें ना अपने उसको कि भाई नहीं मैं सिर्फ इमेज नहीं देखूंगा और मैं सिर्फ और सिर्फ थ्योरी पढ़ता जाऊंगा, और तो ये जो रेडियोलॉजी है ना ये बेसिकली ना कॉम्बिनेशन है आपकी थ्योरेटिकल प्लस आपकी प्रैक्टिकल। तो मेरा अपना ये ख्याल है कि यानी कि मेरा जो ओपिनियन था वो ये था कि आप लोगों को खट्टा रेडियोलॉजी को रेडियोलॉजी के तौर पे तैयार करना चाहिए। रेडियोलॉजी को थ्योरी और वाइवा अलग अलग ना करें। अगर आपका नॉलेज बेस ठीक है, मतलब अब अगर ये केस आपका थ्योरी में आ जाए तब भी आपको आंसर करना चाहिए, और यही केस अगर आपको, मैं इसको अगर मैं वर्ड्स में कर दूं इस इमेजेस को कि इसमें आपकी एयर है जो कि पेरिफेरी तक जा रही है और इसमें मैंने ये किया तो उसका ये नजर आ रहा है, तो आपका डायग्नोसिस तब भी चेंज नहीं होता। तो इसलिए मेरा अपना तो ये ख्याल है कि हम इसी मेथड से ही कंटिन्यू करते हैं। और उसमें सिर्फ मैं ये करूंगा कि मैं कुछ थोड़े से ना थ्योरेटिकल क्वेश्चंस और डाल दूंगा कि जहां मुझे लगेगा कि नहीं ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये बेसिकली थ्योरी प्लस हमारी जो इमेजिंग है ना उन दोनों को कवर कर रहा है। और हमारा यही ऑप्शन है कि हम इसी तरह इनको ना करें। और इसमें फिर हमारे ये जो टारगेट है वो ये है कि हम मैक्सिमम रिविजन्स करें। मैक्सिमम रिविजन से मुराद ये है कि जिस तरह अब आपका कल टेस्ट होगा अल्ट्रासाउंड और ब्रेस्ट का, तो जब आप उसको क्लियर आउट करेंगे तो फिर हम उसकी डिस्कशन करेंगे, फिर उसके बाद जीयू है, उसके बाद फिर इन तीनों को हमने दोबारा इकट्ठा करना है। तो उसमें ये होगा कि जो चीजें अब हम इस दफा काफी सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर गए हैं, लेकिन हमने बहुत ज्यादा सेचुरेट नहीं करना आप लोगों के दिमाग को, कि आप जो यहाँ से जब लेक्चर बंद हो आपका तो आपके चीजें 4 6 8 आपके दिमाग में नई आनी चाहिए, ताकि आप उसका बेनिफिट ले सकें। और आपको जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो अप्रोच है कि एमसीक्यूज को आपने किस तरह देखना है और इसको कैसे लेके चलना है। और अगर थ्योरी क्वेश्चंस हैं, ये जो वाइवा के क्वेश्चंस हैं, इनमें आपने कहाँ कमिट करना है और कहाँ पे आपने इसको जाने देना है। तो इसलिए जो है ना मेरा अपना ये ख्याल है कि हम अभी इसी तरह ही इसको कंटिन्यू करते हैं, और अगला क्वेश्चन जो है वो हम कोशिश करेंगे 7 से 8 तक हम उसको कर दें, जो थ्योरी के क्वेश्चंस है। आपने देखा होगा इसमें थ्योरी क्वेश्चंस आए हैं, लेकिन हमारी उस पे
बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव डिस्कशन नहीं हो सकी, क्योंकि उसमें ना बिल्कुल ही स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब होता है कि ये है, तो बस उसके बाद तो बहस ही खत्म हो जाती है। जबकि जो इमेजिंग होती है ना, तो उसमें मतलब सारा कुछ होता है। यूएसजी सारा होता है जी। यूएसजी जो है ना, वो आपका स्मॉल पार्ट्स में आता है, उसमें आपका हर तरह का यूएसजी लगेगा। और वो इसीलिए लगाया जाएगा कि यूएसजी में भी आप लोगों के ना मतलब जो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, जो है वो काफी मतलब क्या कहते हैं, कम है। तो मैं ये चाहता हूँ कि उसमें भी आप लोगों को बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि क्या चीज आपने किस तरह अटेम्प्ट करनी है, किस तरह अडॉप्ट करनी है, और किसको कैसे इंटरप्रेट करना है। ठीक है। और रिकॉर्डिंग के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ, वो आप फिक्र ना करें, मैंने रिकॉर्ड कर लिया है ये सेशन, तो मैं कोशिश करूंगा कि इस सेशन को ना मैं आप लोगों की इसी जगह पे जहाँ पे आप लोगों की ये मेंबरशिप है, जहाँ से अपने आके एग्जाम दे रहे हैं, तो इसी जगह पे ही आपको जो है ना इसकी रिकॉर्डिंग्स सारी मिलती जाएंगी, जो जो सेशंस होते जाएंगे। लेकिन उसमें यह है कि आप लोगों को काइंडली ये रिक्वेस्ट है कि इस रिकॉर्डिंग को फर्दर शेयर ना कीजिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे कॉपीराइटेड और हमारे ये जो सारी बातें क्वेश्चन सब इमेजेस हैं, ये हमने मुख्तलिफ जगहों से सोर्सेज से उठाए हुए हैं, तो कोई मैंने खुद नहीं क्रिएट किए हुए, मतलब ये डिस्क्लेमर है। तो उसमें जो है इस वजह से ना, फिर अगर हम इसको बिल्कुल ओपन कर देंगे ना, तो वो फिर हम पॉसिबल नहीं है हमारे लिए ना, वो फिर कोई कल कॉपीराइट का मसला बन गया, कोई मसला हो गया, तो इसलिए काइंडली किसी के साथ भी आप लोगों ने ना रिकॉर्डिंग शेयर नहीं करनी। ठीक है। और बस वो आप लोगों के लिए है, जरूर आप सुने उधर, लेकिन काइंडली इसको आपने आगे नहीं करना। तो आप लोग बस जो है ना, हाँ आप लोगों के लिए है, अवेलेबल है, रिकॉर्डिंग में इंशाल्लाह कर दूंगा अवेलेबल। तो आप लोग काइंडली अब तैयारी शुरू करें। और ये जो 2 महीने है ना आपके अगले, तो इसको आप मेक श्योर करें कि मैक्सिमम टाइम आप जो है ना डेडिकेट करें लर्निंग के लिए, कि आप लोग इसमें जितना सीख सकें। और अपने क्वेश्चंस हैं, वो आप लोगों के क्वेश्चंस के लिए आप जो ग्रुप है उसमें भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप हम अगले सेशन में टाइम रख लेंगे तो उसमें भी कर लेंगे। चलें, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। हाँ ये रिक्वेस्ट है जी, बता दें, कोई नहीं, बैठा हूँ अभी। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी जी। सर काइंडली एक सजेशन ये है कि सर जो डिस्कशन टाइम है ना सर, इसको 1 घंटे तक लिमिट कर दें। लाइक आफ्टर जो पेपर अटेम्प्ट है ना सर, ये वाली डिस्कशन ये 1 आवर तक हो जाए, और थ्योरी पेपर में अब बहुत ज्यादा आती हैं इमेजेस, तो सर इसी पैटर्न को कंटिन्यू करें। थैंक यू सर। ठीक है फिर, मेरा ख्याल है अभी और तो, या एक आधा मिनट देख लेते हैं, कोई कुछ कहना चाहता है तो कह लें, बेशक कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चंस है आप लोगों के, कोई एग्जाम से रिलेटेड है, कुछ भी आप पूछ सकते हैं, इसमें कोई ऐसी नहीं है हमें प्रॉब्लम।